हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फंडा। देखिए, आज का जो ये वीडियो है ये स्पेसिफिकली आपके पेपर 2 में ध्यान देने के लिए है। पेपर 2 में बहुत सारे लोग, अभी आप सबको पता होगा कि हमारा संकल्प टेस्ट सीरीज चल रहा है। संकल्प टेस्ट सीरीज में ऑफलाइन में जितने भी बच्चे आते हैं, एक संकल्प और दूसरा अंतिम पग। अंतिम पग में आपको पता होगा कि डेली आंसर लिखना रहता है, हमारे इवैल्यूएटर्स ऑडियो रिव्यू देते हैं, और एक है हमारा संकल्प। संकल्प टेस्ट सीरीज में ऑफलाइन ऑनलाइन भी हर संडे टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चे इनरोल हो गए। अब होता क्या है ना कि पेपर 2 में बहुत लोगों को पता नहीं रहता है कि करना क्या है, कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजीज ऐसी लगाए, क्या कैसे मार्क्स स्कोर मैक्सिमम करे, ठीक है। देखो, लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था 2024 का एग्जाम। सबको पता है कि 2024 में जो पेपर 1 या फिर पेपर 2 स्पेसिफिकली जो आया था वो कंपेरेटिवली टफ था, ठीक है। पहले के ट्रेंड से यूपीएससी ने थोड़ा सा हटके क्वेश्चंस दिया था, ठीक है। लास्ट ईयर मैंने भी एग्जाम दिया था, मेरा लॉन्ग जंप की वजह से लॉन्ग जंप में नहीं हो पाया था, दैट्स व्हाई आई गॉट डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। बट मैं आपके साथ अपने मार्क्स शेयर करना चाहूंगी। ये है मेरे पेपर 1 के मार्क्स 128.37 और ये है मेरे पेपर 2 के मार्क्स 106, ठीक है। अब ये मार्क्स अगर आप देख रहे हो, स्पेशली ये जो 106 मार्क्स है पेपर 2 का जो मार्क्स है, ये आपको भी पता होगा कि जो एवरेज जितने भी हमारे लिस्ट में जितने भी टॉपर्स रहे हैं उनके एवरेज मार्क्स से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। 106 मार्क्स इज वे समथिंग वे मोर देन डिसेंट मार्क्स, एवरेज मार्क्स, ठीक है। सो अब बच्चे आगे मुझसे पूछ रहे कि मैम कैसे लाए थे 106 के पीछे, क्या तरीका था, क्या ऐसी स्ट्रेटेजी थी, आपने ऐसा पढ़ा क्या था, ठीक है। पेपर 1 में भी 128.37 क्वाइट डिसेंट, मोर देन डिसेंट, ठीक है। तो 106 के बारे में लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ऐसा तरीका था, और मैं अभी भी जितने भी बच्चे जो भी संकल्प में आ रहे हैं, जितने भी बच्चों से मेरी मेंटोरशिप हो रही है, जितने भी बच्चों से मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि पेपर 2 का नाक किसी को कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है। पेपर 2 में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पकड़ ही नहीं पा रहा, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि एस्से लिखना है, आर्ग्यूमेंट लिखना है, कॉम्प्रिहेंशन रिपोर्ट और फिर ट्रेसी ग्रामर, और बहुत लोग ना अभी भी ये खोज रहे हैं कि कहाँ से बेस्ट हम अपना कंटेंट उठा ले, कहाँ से हम अपनी तैयारी बहुत अच्छी करें। देखो, अब मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। मैंने लास्ट ईयर, एक्चुअली मैं भी स्टडी फंडा की स्टूडेंट थी, मैंने लास्ट ईयर स्टडी फंडा का जो हमारा मंथली टेस्ट, जैसे इस साल हमारा संकल्प चल रहा है वैसे लास्ट ईयर वो भी टेस्ट सीरीज होती थी, एंड आई वॉज अ स्टूडेंट। मैं आगे आपको अपनी कॉपी भी दिखाऊंगी जो मेरी फर्स्ट ईयर सेकंड टेस्ट की कॉपी है। तो आई वॉज ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ स्टडी फंडा, और उस टाइम में मैंने स्टडी फंडा में मैंने जो टेस्ट लिखे थे, कहीं ना कहीं उसने मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प किया था, टाइम मैनेजमेंट को लेके, कंटेंट को लेके, 3 घंटा में पेपर कैसे कंप्लीट करना है इस चीज को लेके। तो इन सारी चीजों में स्टडी फंडा ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया था। उस टाइम वो टेस्ट सीरीज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रही थी, एंड दैट इज द रीजन इस साल भी हम लोग संकल्प टेस्ट सीरीज पे बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस डाल रहे हैं, बिकॉज मुझे पर्सनली पता है कि ये टेस्ट सीरीज ने लास्ट टाइम में लास्ट के 30 दिन 35 दिन जितने भी दिन मैंने टेस्ट सीरीज लगाए थे, इस टेस्ट सीरीज ने मुझे कितना हेल्प किया है। एंड इस साल यही रीजन है कि संकल्प को हमने बहुत ही हायर लेवल पे लाया है, ठीक है। अभी हम संकल्प 2.0 लाने वाले, जो भी बच्चे अभी तक संकल्प में नहीं ज्वाइन कर पाए, टेस्ट सीरीज में नहीं ज्वाइन कर पाए, बीट फॉर पेपर 1, बीट फॉर पेपर 2, तो हम संकल्प 2.0 लाने वाले हैं, ठीक है। 4 जुलाई से हमारा स्टार्ट हो रहा है। और देखना, अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज, क्या क्या तरीका मैंने अपने पेपर में लगाया था। लेकिन मैंने जैसे बोला ना कि टेस्ट सीरीज जब तक आप नहीं लगाते हो ना, 3 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व करना वो खुद में ही बहुत बड़ा चैलेंज है। आप पढ़ रहे हो, बहुत बच्चे सीडीएस बैकग्राउंड के होंगे, बहुत बच्चे सीएससी बैकग्राउंड के होंगे, सीएपीएफ के लिए भी बहुत लोग सालों साल पढ़ते हैं, बट देयर आर सम ट्रिक्स, देयर आर सम वेज जिससे आप मार्क्स जो है अपने मैक्सिमाइज कर सकते हो, ठीक है। और यही जो मेरा टेक्निक है ना मार्क्स मैक्सिमाइजेशन का, ये जो संकल्प में जो बच्चे आते हैं, मैं हर दिन उन्हें यही चीज, ऐसा लगता है कि मैं घोल के पिला रही हूँ उन्हें, तो मैं हर दिन उन्हें ट्रिक यही बताती हूँ कि मैंने ये किया था, तुम भी वो करो, आई गारंटी कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे। अब संकल्प के क्वेश्चंस भी देखोगे, आपको पता चलेगा कि बाकी जितनी भी इंस्टीट्यूट्स में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो टेस्ट चल रहे हैं, उनसे क्वेश्चन कंपेरेटिवली थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है,
कोई कोई बच्चे आके कंप्लेन करते कि मैम पेपर बहुत टफ हो गया। मैम आप सीएससी के लेवल का पूछ रहे हो, स्टडी फंडा में यही कंप्लेन आता है कि स्टडी फंडा सीएससी के लेवल का पूछ रहा है। बट इफ यू रिमेंबर कि लास्ट एग्जाम में क्या हुआ था, 2024 के एग्जाम में क्या हुआ था, हर टेस्ट सीरीज में कंपेरेटिवली बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे। और यही चीज हुआ था कि जैसे ही बच्चे क्लासरूम में एंटर किए, टेस्ट सेंटर में एंटर किए, उन्होंने पेपर देखा, आधा से ज्यादा उनका टेंशन इसी में बढ़ गया कि क्वेश्चन जो है वो कंपेरेटिवली थोड़े कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसलिए हमने ये क्या किया कि हमने खुद ही स्टैंडर्ड हाई कर दिया है ताकि आप लोग आगे हमसे कंप्लेन करो कि मैम यूपीएससी आपसे इजी पेपर बनाता है, स्टडी फंडा का पेपर यूपीएससी से ज्यादा इजी रहता है। तो यही हमारा एक रीजन है। जब मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी तो मेरा भी स्टार्टिंग में बहुत सारी दिक्कतें होती थी। मैं अक्षित अभी मैं अपनी आंसर कॉपी दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि मैंने भी बहुत सारे सिली मिस्टेक्स किए थे। फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, टोटल मैंने 8 या 9 टेस्ट लिखे थे। ठीक है, लास्ट के 40 दिन में मैंने 8 या 9 टेस्ट लिखे थे, वही टाइम में लिखे थे जिस टाइम में यूपीएससी का टाइम रहता है। यानी कि 2 से 5 तक मैं पेपर 2 लिखती थी, 10 से 12 तक मैं पेपर 1 लिखती थी। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज भी काम आती हैं, नॉट ओनली रीडिंग द कंटेंट और सबको रटते जाना, वो तोता बन के आप रटते जाओगे तो वो काम नहीं आता है। और अभी एक चीज मैं नोटिस कर रही हूँ, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे कंटेंट को ना मगअप कर रहे हैं, जितना हो सके ऐसा लग रहा है कि वो ठूसते जा रहे हैं अपने अंदर। एंड ट्रस्ट मी, जो भी बच्चे वैसे कर रहे हैं ना, अगर आपको 100 टॉपिक दे दिया जा रहा है और आप सिर्फ और सिर्फ सब में कंटेंट कलेक्ट कर करके उसको खाने की कोशिश कर रहे हो, जबरदस्ती से ठूसने की कोशिश कर रहे हो, आप एग्जाम में उसका 20% भी नहीं यील्ड कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना। उसके बाद टेस्ट सीरीज की आप 3 घंटे के टाइम स्पैन में क्या आप पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो, क्या आप सारे के सारे क्वेश्चन में आर्टिकुलेशन आपका सही हो रहा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं हो रहे, ये सारी चीजों पे ध्यान देना। पेपर 1 की भी अलग स्ट्रैटेजीज है, पेपर 1 में हम लोग कभी और बात करेंगे। आज हम लोग पेपर 2 में बात करते हैं। पेपर 2 में मैं अगर बात करूं तो ठीक है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप कंटेंट को पढ़े जा रहे हो, नहीं यील्ड कर पाओगे। एक तरीका होता है, एक आप जब भी एडिटोरियल देखते होगे, एडिटोरियल हमेशा कैची रहते हैं। ठीक है, उनको पढ़ने में मजा आता है, वही तरीका आपको अपनाना होगा, वही एक स्ट्रैटेजी है जो आपको अपने आंसर में अपनानी होगी। ठीक है, उसके साथ साथ कंटेंट फ्लो, हर एस्पेक्ट, बीट आर्ग्यूमेंट, बीट एसे, रिपोर्ट हो गया, प्रेसी हो गया, सबको लिखने का अलग अलग तरीका है। और आपको अपने आप को हर तरीके के हिसाब से, हर क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप को ढालना होगा। जब आप एसे लिख रहे हो तो आप एसे वाले स्टाइल में लिखोगे, आर्ग्यूमेंट लिख रहे हो तो आर्ग्यूमेंट वाले स्टाइल में लिखोगे। रिपोर्ट का अपना ही एक पैटर्न होता है। रिपोर्ट के बाद जब मैं ग्रामर सेक्शन की बात करूं, ग्रामर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। ठीक है, ग्रामर में मार्क्स आपको मैक्सिमाइजेशन पे काम करना रहता है। प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन बहुत लोग बोलते हैं छोड़ देते हैं, ये उतना ध्यान नहीं देते। प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन ऐसा है जिसमें आपको कंटेंट आपकी आंखों के सामने है, आपको बस उसे रीड करना है और अपने वर्ड्स में लिखना है। एंड दैट इज समथिंग जो बहुत ईजी है कंपेयर टू एसे एंड आर्ग्यूमेंट। बट लोग क्या करते हैं कि वो प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन में फोकस ही नहीं करते, जो मार्क्स स्कोरिंग रहते हैं उसमें फोकस ही नहीं करते। एंड अल्टीमेटली क्या होता है कि आप किसी ना किसी तरह से, अगर आपका पेपर 1 थोड़ा सा अच्छा चला गया, पेपर 2 में आपने 50+ स्कोर कर लिया, 50-60 में स्कोर कर लिया, आप पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई कर लेते हो। ठीक है, फिर आप फिजिकल रहता है, मेडिकल रहता है, वो भी क्वालिफाई कर लेते हो, लेकिन इंटरव्यू के बाद आप आउट हो जाते हो। ठीक है, और वो रीजन है ना कि आपने बस उतना कर लिया कि आप वो जो कट ऑफ था, वो जो मार्जिन था, आप उसके पार चले गए हो। मार्जिन के पार जाना लॉन्ग जंप में जरूरी रहता है, यहाँ पे नहीं, मार्जिन से बहुत आगे आपको कूदना रहेगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में अगर आपको एक डिसेंट स्कोर चाहिए ना, तो मार्जिन से बहुत आगे जाना रहेगा। एंड उसके लिए यही 30 दिन है, वरना फिर आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप अपने मार्क्स को बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस से बढ़ाओ। ठीक है, स्ट्रैटेजीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं पेपर 2 की ही स्ट्रैटेजीज की बात करूंगी। पेपर 1 की स्ट्रैटेजी कभी और बात करते हैं। पहला स्टूडेंट का कंसर्न, एक्चुअली मैं पेपर 2 को लेके, मैं जितने भी स्टूडेंट से मिल रही हूँ, जितने भी स्टूडेंट संकल्प टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं, ठीक है, आप भी अगर आ रहे हो, आप भी, दिल्ली में हमारा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है, अगर आप भी आओगे तो मेंटरशिप मेरी ही थ्रू होगी, मैं ही बताऊंगी, मैं ही अपने तरीके बताऊंगी। 1-to-1 इंटरेक्शन करने की भी बहुत कोशिश हो रही है कि ऑलमोस्ट हर बच्चे से 1-to-1 इंटरेक्शन हो सके। अंदर देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, एक तो ये है कि हमारा इंटेंशन ये है कि जितने बच्चों से जितना उनका क्वेरी सॉल्व हो सके, जितनी उनकी पर्सनली दिक्कतें हैं, जितने उनका अप्रोच में दिक्कत है, या जो भी उनके क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो चुके हैं। एंड सेकेंड थिंग इज कि स्टडी फंडा में जितने लोग रहे हैं ना, बीट मी, बीट प्रवीण सर, शशांक सर, रूपाली मैम, कोई भी रहे ना, तो हम लोग भी कभी ना कभी, आप जो जिस जर्नी को जी रहे हो, हम लोग भी उसी का पार्ट रहे हैं। तो समवेयर
आप सब में ना हम लोग अपने आप को देखते हैं कि हम क्या क्या करते थे, हमें क्या क्या दिक्कतें होती थी। दैट्स वाई समवेयर वी आर डूइंग मोर देन व्हाट अदर्स डू, ठीक है। और हमारा यही फोकस रहता है कि आपको हम जितना हो सके उतना हम हाथ पकड़ के आपको उस जगह तक ले जाए, धौलपुर हाउस तक तो एटलीस्ट ले ही जाए, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा ही एफर्ट लगा रहे हैं। आपका बस काम है कि आप अगर संकल्प टेस्ट सीरीज से जुड़ रहे हो तो आओ हमसे बात करो, जितने भी आपके क्वेश्चन है, जितने भी आपके क्वेश्चन आप पूछ के तो देखो, अगर वो एड्रेस नहीं होंगे तब कहना, आप पूछ के तो देखो। जितने भी कंसेप्ट को लेके क्वेश्चन है, कंटेंट को लेके क्वेश्चन है, ठीक है। कंटेंट के बारे में भी जब बात करें तो अब बच्चों को टेंशन हो रहा है कि एस्से में बहुत ही डायनेमिक टॉपिक आ सकते हैं, बहुत ही रैंडम टॉपिक आ सकते हैं, कंटेंट कहाँ से पढ़े, कंटेंट कहाँ से पढ़े, ठीक है। मेरे से भी पूछते कि मैम आपने कंटेंट कहाँ से तैयारी की थी, मैम आपने कहाँ से पढ़ा था, क्या किया था। मैंने एक तो बताया कि मैंने पेपर टू के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, ठीक है। पेपर वन का भी टेस्ट सीरीज चल रहा था, पेपर वन का भी मैं अलग से अटेम्प्ट करती थी, पेपर टू के लिए भी मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। और मेरा ये काम था कि टेस्ट सीरीज को टाइम बाउंड मैनर में जब तक डेडलाइन है मेरे को जमा करना है, ठीक है। सेकेंड थिंग व्हाट आई डिड वाज, जो CAPF के लिए एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होते हैं ना, लास्ट ईयर भी स्टडी फंडा ने एक्सपेक्टेड टॉपिक की लिस्ट निकाली थी। उसमें एसेज, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट, सबके एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड कराए गए थे। तो मेरे साथ ये हुआ था कि मैं CSE का एग्जाम दी थी, CSE का एग्जाम में मेरा नहीं हो पाया था, ठीक है, फॉर सम रीजंस। बाद में मार्कशीट में पता चला कि इट वाज ओनली 0.70 मार्क्स, जिससे मेरा नहीं हो पाया था। बट उसके बाद जो मैंने अपना बैकअप रखा था, जो मैंने CAPF, जो मेरा ये था कि CSE नहीं तो CAPF में करना ही है, तो वो जो टाइम स्पेन था ना वो मेरे पास कंपेरेटिवली बहुत कम हो गया था। एंड आई नो कि मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका CAPF CSE में नहीं हो पाया है और अब उन्हें CAPF चाहिए ही चाहिए, कैसे भी चाहिए। तो वो जो 2 महीने का टाइम था उसमें मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं हर टॉपिक को खोजूंगी, उस पर अपना एक आंसर या कंटेंट तैयार करूंगी। तो मैंने क्या किया था कि मैंने स्टडी फंडा का यही एक्सपेक्टेड टॉपिक, ये वो कभी भी मेरे पास है जो मैंने ली थी, तो यही एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को मैंने कलेक्ट किया था, ठीक है। अब इसमें क्या किया था मैंने, आपको भी मैं यही स्ट्रैटेजी बताऊंगी। जस्ट अ मिनट, देखो ये इस साल का है, ठीक है, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की ये लिस्ट है। नाउ व्हाट आई यूज टू डू कि आप इसके फ्रंट में खोलोगे, आपको इंडेक्स दिखेगा, ठीक है। इंडेक्स में यहाँ पे जो भी आपको कंटेंट दिया हुआ है, कि सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि कैसे क्या क्या रहता है, एस्से, आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट, ये सब। उसके बाद इसमें रहता है यहाँ पे लिस्ट, ठीक है, 100+ एसेज है, इसमें आर्ग्यूमेंट है, रिपोर्ट है। मैंने क्या किया था कि ये जो इंडेक्स है ना, मैं एक टॉपिक को देखती थी। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल इकोनॉमी पे एक टॉपिक है, ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी पे एक एस्से लिखा हुआ है, एस्से का टॉपिक दिया हुआ है इंडेक्स में। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं इसी टॉपिक में मैं क्या करती थी, मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करती थी, ठीक है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग देखो, अभी आप क्या करोगे कि अगर हर दिन आप 10 एस्से लिखने बैठ जाओगे ना तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो मैं क्या करती थी कि मैं लिखती तो 1-2 एस्से ही थी हर दिन, 2 एस्से, एक आर्ग्यूमेंट, ऐसे चलता था। या कभी मैंने सिर्फ एस्से लिखा है, किसी दिन 2-3, किसी दिन मैंने सिर्फ आर्ग्यूमेंट लिखा है। बट उसके साथ साथ मेरा मेन काम था ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। तो मैंने टॉपिक देखा, मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि मैं फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखूंगी, सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखूंगी, थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखूंगी, फोर्थ में क्या, फिफ्थ में क्या, सिक्स्थ में क्या। मेरा हमेशा का लॉजिक रहा है कि मैं एट मैक्स 6 या 7 पैराग्राफ्स दूंगी, उससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती हूँ, ठीक है। तो मैं ये डिसाइड कर लेती थी कि मैं कैसे लिखूंगी, ठीक है। और हर दिन बैठ के ये टॉपिक देखा, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, फिर इसमें जो मॉडल आंसर मैं उसे पढ़ती थी। कोई कोट, कोई ऐसा कंटेंट जो मुझे पसंद आ गया वो वहीं पे हाईलाइटेड रहता था। एग्जाम से 3 दिन पहले मैंने वही किया था कि मैंने जितने भी हाईलाइटेड कंटेंट, जो कंटेंट मैं खुद से नहीं डिलीवर कर पाई थी, ठीक है, या मेरे दिमाग में नहीं आया था, मैंने वो कंटेंट को सारा का सारा रिवाइज कर लिया था, ठीक है। डिजिटल इकोनॉमी पे क्वेश्चन आया था, मैंने यहीं के कंटेंट से मैंने कंटेंट मतलब डेटा उठा के लिखा था और मुझे अच्छे से वो याद है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया था कि हर टॉपिक पे, अब मेरा था कि जैसे लगभग उस टाइम भी शायद 180-190 टॉपिक्स रहे होंगे। आई डोंट रियली, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द नंबर, बट उस टाइम मेरा ये एम्फेसिस था ना कि जितना टॉपिक है तो 5 टॉपिक पे आज ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, 5 टॉपिक पे कल ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। और लास्ट 40-44 डेज मैंने यही किया था कि मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी। और बाकी जब बुक खत्म हो गया था, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो और बस रिवाइज कर रहे हो तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप सिर्फ रीड किए जा रहे हो ना बुक को, तब भी आपको कोई उतना यील्ड नहीं हो पाएगा।
तो मेरा यील्ड यही होता था कि पहले तो मैं अपने दिमाग में प्रेशर डालती थी कि तुम क्या लिख सकती हो, फिर मैं उस मॉडल आंसर को देखती थी कि हाँ ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है। एंड इस तरह से मैंने ये जब एक्सपेक्टेड टॉपिक की लिस्ट खत्म की थी ना, तब मुझे ये भरोसा हो गया था कि अगर ऐसे में 6 टॉपिक्स मिल रहे हैं तो 6 में से 4 या 3 तो मैं अपने कंटेंट से ही लिख लूंगी। मैं एक्सपेक्टेड टॉपिक से कहीं ना कहीं थोड़ा ही थीम बदलेगा, थोड़ा ही डायमेंशन चेंज करेगा, बट मैं कहीं ना कहीं कंटेंट डिराइव करके वहां से लिख लूंगी। तो ये दोनों तो मेरे मेन तरीका थे। एक था मेरा जो टेस्ट था, दूसरा था मेरा एक्सपेक्टेड टॉपिक, तीसरा एसे, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी, ग्रामर। हर चीज को, हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को लिखने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, जब मैं टेस्ट सीरीज में जब बच्चे आते हैं स्टार्टिंग में, तो अभी भी बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, अभी हमारे संकल्प का इतना ज्यादा सीट फुल हो गया है, थोड़ा सा हमने उसमें जबरदस्ती के और बच्चे इंक्लूड किए। ठीक है, तो उसमें मैंने एक चीज देखा है ना कि आप टेस्ट देने आ रहे हो, एग्जाम में सिर्फ 30 दिन बचा हुआ है, सिर्फ 40 दिन बचा हुआ है, और अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं है कि एक प्रेसी कैसे लिखते हैं, एक आर्ग्यूमेंट कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। नाउ आई एम इमेजिनिंग कि अगर ये बच्चे यहाँ पे टेस्ट सीरीज देने आ गए तो मैंने तो बता दिया है, बट बहुत बच्चे क्या सही में ऐसे हैं जो बिना यूट्यूब पे ही एटलीस्ट देख लीजिए। ठीक है, हमने भी बहुत सारे वीडियोस डाले, मैंने खुद मॉक टेस्ट के पूरे वीडियो में एक पूरा का पूरा पेपर मैंने कवर किया है, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। बस उसमें जो हमारा जून में मॉक टेस्ट हुआ था 2 जून को, उसमें मैंने पूरा एक पेपर को कवर किया है, 6 एसे के टॉपिक्स से मैंने वो कवर किया, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट, मैंने सारी चीजें उसमें कवर की थी। बट फिर भी अभी जब मैं बच्चों को देख रही हूँ ना कि उन्हें प्रेसी लिखना नहीं आ रहा, उन्हें कॉम्प्रीहेंशन से कंटेंट कलेक्ट करके लिखना नहीं आ रहा, तब ये लगता है ना कि मतलब कर क्या रहे हो, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो। ऑल्दो कुछ कुछ दिक्कतें होती है, कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, बट खुद से भी कुछ तैयार करना रहता है। ठीक है, जैसे एस्से, अब एस्से में जैसे मैंने बोला कि सबको आदत है कि कंटेंट को क्या करना है, मगअप करना है। ठीक है, जितना हो रहा है कंटेंट भरे जा रहे भरे जा रहे भरे जा रहे। एक्चुअली में क्या होता है ना कि एस्से में आप कितना कंटेंट लिख लोगे। एक तो यूट्यूब का कहीं ना कहीं एक बहुत ही, मतलब मैं कहूँ कि बहुत ही नापसंद सा या बहुत ही घटिया सा कल्चर हो गया है कि सारी जगह पे डेटा नहीं ऐड किया हुआ है, डेटा नहीं ऐड किया हुआ। सीएससी के कोचिंग इंस्टीट्यूट से शायद आप लोगों ने बहुत जगह ये चीज सीखा है कि डेटा जबरदस्ती ऐड करना है, एग्जाम्पल जबरदस्ती ऐड करने हैं। ठीक है, सारे टॉपिक्स पे आपको डेटा याद रहना चाहिए, 2 डेटा हर टॉपिक पे याद रहना चाहिए। नहीं याद होता है भाई, मेरे को खुद याद नहीं होता है, तो क्या करे उसमें। ऐसा तो नहीं है कि पेपर दूंगी नहीं। और मैंने जब पेपर में 106 मार्क्स स्कोर किए और मैं खुद बोल रही हूँ कि मेरे को डेटा याद नहीं रहता है। संकल्प में भी जब इंटरेक्शन होती है, बच्चे उधर से डेटा बोलता है, लाइक हाँ वही मुझे याद नहीं है, तो मेरे को याद नहीं रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या मैं कभी एक प्रॉपर आंसर नहीं लिख पाऊंगी? मैं लिख पाऊंगी। मेरा आर्टिकुलेशन बढ़िया है, मेरे ऐसे को पढ़ के आपको लगेगा कि एक फ्लो में एक एडिटोरियल आप पढ़ रहे हो। कल ही जब जैसे ही ये मार्कशीट आई थी, फिर सर ने भी बोला कि खोजिए मैम, खोजते हम लोग देखते कि आपकी वाली कॉपी का है। एक कॉपी मिली, ये जो थी ये पहली कॉपी थी मेरी। ठीक है, ये मैंने बहुत ही ज्यादा खोजा तब मुझे मिली। मैंने जो संकल्प वाले बच्चे थे उन्हें दिखाया, उन्हें भी पसंद आया कि हाँ राइटिंग अच्छी है, हाँ जो एस्से है उसमें एक फ्लो जा रहा है प्रॉपर। आर्ग्यूमेंट में मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मेरी आर्ग्यूमेंट में क्या गलती हुई थी। मेरे उस टाइम के जो मेंटर थे स्टडी फंडा के, उन्होंने मुझे क्या क्या सही करने बोला था। ठीक है, तो एस्से में भी ना एक फ्लो होता है, एक आर्टिकुलेशन का स्टाइल होता है, एक तरीका होता है जिससे आप अपने छोटा सा कंटेंट को ना बढ़ा चढ़ा के, मक्खन लगा के, स्मूथ बटरिंग करके आप लिखते हो, एंड दैट इज समथिंग जो आपको अट्रैक्ट करेगा। अभी मैं भी अगर आपको आंसर पढ़ने दूंगी ना, आप ये चीज नोटिस करना कि उसमें एक फ्लो बना हुआ है, स्मूथली, बात को इतना स्मूथली बताया गया है कि आप भूल जा रहे हो उसको पढ़ते हुए कि हाँ यहाँ पे डेटा की जरूरत है। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एज वेल, कि टॉपिक कोई भी हो, टॉपिक्स पे कलेक्ट मत कीजिए, सारे टॉपिक्स को समझिए। एक्सपेक्टेड टॉपिक्स वाली जो बुक लिस्ट है उसमें जितने भी टॉपिक्स है, आपका काम है कि उस पे कंटेंट को समझना कि क्या होता है, क्या लिखा जा सकता है, इस टर्म का मीनिंग क्या होता है। जैसे डिजिटल डिटेंशन, ठीक है, अब डिजिटल डिटेंशन होता क्या है आपको ये जानना जरूरी है। आप उस पर डेटा मत याद करो, समझ में आया? आर्टिकुलेशन पे फोकस करो, उसका कोर कंसेप्ट को समझिए। हर दिन ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए कि डिजिटल डिटेंशन है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या नहीं लिख सकती हूँ, डिजिटल इकोनॉमी है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या नहीं लिख सकती हूँ। ऐसे करके हर दिन ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए और अपना लिखने का तरीका थोड़ा सा अच्छा कीजिए, लिखने का स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कीजिए। सेकेंड है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में अब क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट में लोग एम्फेसिस डालते हैं इंट्रोडक्शन पे, लोग एम्फेसिस डालते हैं कंक्लूजन पे, जरूरी नहीं है।
ठीक है, सही बता रही हूँ कि जरूरी नहीं है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर आंसर को बनाने के लिए हम लोग आर्ग्यूमेंट में लिखते हैं। आर्ग्यूमेंट में प्रॉपर, अगर मैं 50-60 वर्ड का इंट्रोडक्शन लिख रही हूँ, 50-60 वर्ड का कंक्लूजन लिख रही हूँ, नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो वहां पे ये चीज आपको लानी पड़ेगी। पहले मैं क्या करती थी, जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था, तो मैं सीएससी के जैसे आंसर्स लिखते हैं ना, तो एक लाइन में बस आंसर लिख दिया, मैं वो लिखती थी। फिर मुझे बाद में ये चीज समझाया गया कि पहले आप एक सब हेडिंग दो, कंसाइज सब हेडिंग, उसके बाद वो कंटेंट को लिखो। ठीक है, ताकि और वो सब हेडिंग ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, कि अगर मैंने उस सब हेडिंग को देखा है, जैसे मैंने डिजिटल इलिटरेसी देखा है, तो मुझे समझ में आ गया कि एक बंदा कंटेंट में क्या चीज लिखा है। ठीक है, ताकि मुझे जो भी इवैल्यूएटर मेरी कॉपी चेक कर रहा है ना, उसे कम ध्यान देना पड़े, उसे हर लाइन को रीड नहीं करना पड़े, उसे दिख जाए कि हाँ क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। समझ में आई ये चीज? तो आर्ग्यूमेंट लिखने का ये तरीका होता है, जितने कंसाइज पॉइंट्स लिख सको, जितने आप पॉइंट आप लिख सको। ठीक है, रिपोर्ट देखो, अभी तक अंतिम पग में भी मैंने बहुत बार ये चीज बोली है। मैंने जब मॉक टेस्ट का मैंने जब वीडियो डाला है, आप उसमें भी देखना, मैंने ये चीज बोली है, रिपोर्ट में एम्फेसिस उतनी मत करिएगा। जरूरत से ज्यादा एम्फेसिस रिपोर्ट में करने की कोई भी जरूरत नहीं है। 10 मार्क्स का रिपोर्ट होता है, बेस्ट रिपोर्ट को 5 मार्क्स मिलेंगे या 6 भी मिलेंगे, बहुत एक्सीलेंट रिपोर्ट होंगे। अगर आपने कंटेंट लिख दिया है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी कंटेंट लिख दिया है, आपको आराम से, अगर आपने पैटर्न भी फॉलो कर लिया, तो 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कंटेंट नहीं लिखा है, ब्लफ कर दिया, ब्लफ का भी मैंने अंतिम पग में बहुत बार तरीका बताया कि ब्लफ कैसे करते हैं। ठीक है, झूठ मत बोलिए, ब्लफ कीजिए कि लगभग 100 लोग मरे हैं। ठीक है, आप लिख रहे हैं 126 पीपल डाइड, तो यू हैव टू मेक श्योर कि 126 पीपल का डेथ हुआ है। लेकिन अगर मैं बोली कि लगभग 100 लोगों की डेथ हुई है, तो मैंने ये जो लगभग लगाया है ना, तो मैंने वहीं पे बोल दिया कि सर लगभग हुई है, एग्जैक्ट कितना हुआ आप अपना खुद जान लो। तो ये होता है ब्लफ। ठीक है, ये होता है कि झूठ इस तरह से बोलना ना कि सामने वाला पकड़ भी नहीं पाए। एंड रिपोर्ट में वैसे ही कीजिए, अगर आपको नहीं आ रहा था, इस तरह का कंटेंट लिखिए ना कि सामने वाला उसमें गलती नहीं पकड़ पाए। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट में हाँ ज्यादा इंफोसिस डालने की जरूरत नहीं है। 3 मार्क्स अगर आप ले आ रहे, अगर आपको कंटेंट पता है 4 मार्क्स ले आ रहे, तो एक मार्क्स के लिए उस पर बैठ के सोचना, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नॉट नेसेसरी। नाउ कॉम्प्रिहेंशन, कंटेंट दिया हुआ है, कंटेंट को पढ़ो, क्वेश्चंस को पढ़ो। अब क्वेश्चंस को पढ़ के आप सोचो, उस कॉम्प्रिहेंशन को, पहली कोशिश होनी चाहिए कि आप उस कॉम्प्रिहेंशन को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। जैसे ही आपने उस कॉम्प्रिहेंशन को समझा ना, आधा से ज्यादा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एंड एक और चीज कॉम्प्रिहेंशन में ध्यान देना, कॉम्प्रिहेंशन हमेशा अपने वर्ड्स में लिखना, एज इट इज, कभी भी कॉम्प्रिहेंशन को कॉपी मत करना। प्रेसी पे मैं खुद एक वीडियो लाऊंगी, या फिर बाकी आगे चल के हम लोग कहीं ना कहीं प्रेसी को जरूर डिस्कस करेंगे। मॉक टेस्ट की वीडियो में भी डिस्कस किया गया था। प्रेसी में क्या करना है, जो हमारा पूरा का पूरा एसे जो रहता है, 3 लाइन पढ़ा, सोचा, ट्रांसलेट किया, अपने स्टाइल में ट्रांसलेट किया, लिख दिया, फिर 3 लाइन पढ़ा, ट्रांसलेट किया, लिख दिया। नाउ ग्रामर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। ग्रामर में टॉपिक वाइज आपको आपको समझना रहता है। ठीक है, कि पहले कौन सा टॉपिक, बाद में कौन सा टॉपिक। एंड सबका सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू में जितने भी ग्रामर के सेक्शन है, अभी मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में ग्रामर के बारे में बताऊंगी भी। ठीक है, बट जो भी इंसान पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा है ना, एक चीज मैंने भी की थी, संकल्प में मैंने मोस्टली पीवाईक्यूज डाले थे। ठीक है, हमारा यही अप्रोच रहता है कि प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, ये यूपीएससी की लैंग्वेज को ही फॉलो करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं यूपीएससी का कोई ना कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है जो हम लोग डालते हैं संकल्प में। अब एक चीज देखने को मिल रहा है, सरप्राइजिंगली, पता नहीं कैसे, जो ग्रामर सेक्शन है, बच्चों उसमें मार्क्स ला ही नहीं पा रहे हैं। ग्रामर में हमेशा कहा जाता है, आप कोई भी वीडियो देख लो, मेरे देख लो, किसी भी टॉपर के आप वीडियो देख लो, वो हमेशा कहेंगे कि until unless you are scoring 20+ in ग्रामर ना, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते हैं। बट बहुत बार मैंने टेस्ट सीरीज में देखा है कि बच्चों के मार्क्स कितना आ रहे, 13, 15, 17 ये आ रहे हैं, और वो भी उन क्वेश्चंस में आ रहे हैं जो डायरेक्टली पीवाईक्यू से। आप लास्ट संकल्प का आप टेस्ट देखो, वो डायरेक्टली पीवाईक्यू से। मैं डिस्कशन में बता भी देती हूँ कि ये इस साल का पीवाईक्यू का है, बीट सीएपीएफ का है, बीट एलडीसी का है, कभी कभी सीएससी का भी कंपल्सरी इंग्लिश के जो पेपर होते हैं उससे भी क्वेश्चंस डालती हूँ। तो मैं बता देती हूँ, डिस्कशन में प्रॉपरली बताया जाता है कि ये इस साल के पेपर का है। फिर भी अगर आप 13, 14, 15 स्कोर करो, दैट मीन्स आप पीवाईक्यू नहीं देख रहे हो। और जब तक आप पीवाईक्यू देख नहीं रहे, आपको समझ में कैसे आएगा? ठीक है, जो भी कभी भी आप यूपीएससी की कोई भी एग्जाम दो, कोई भी स्टेट पीसीएस दो,
CAPF, CDS, until and unless you are going for PYQ आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, आपको नहीं कंटेंट पता चल पाएगा, तरीका नहीं पता चल पाएगा। मेरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स PYQ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स PYQ रहा। लास्ट ईयर भी जब मुझे PYQ में चीजें समझ में नहीं आती थी, मैं स्टडी फंडा आके मैं अपने मेंटोर से बात करके यही सारी चीजें मैं पूछती थी कि ये क्या है, ये क्या है, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है। ठीक है, लास्ट ईयर मैंने ये चीज मेक श्योर की थी कि PYQs को कवर करना है, जो मुझसे हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है टॉक टू द मेंटोर। ठीक है, टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताया, टेस्ट सीरीज में एक्सपेक्टेड टॉपिक्स भी मैंने आपको लिस्ट दिखा दी। ठीक है, बुक दिखा दिया, बुक हमारे ऑल इंडिया अवेलेबल है, आप स्टडी फंडा के ऐप से जाके आप परचेज कर सकते हो, आप स्टडी फंडा हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप दिल्ली में हो तो यहाँ पे ऑफलाइन स्टोर्स में भी अवेलेबल है, आप वहां से भी जाके खरीद सकते हो। बट टेस्ट सीरीज का मैंने जो तरीका बताया है ना, सॉरी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स का जो मैंने तरीका बताया कि हर दिन 5 क्वेश्चन उठा, अब आप पे डिपेंड करता है कितने आर्ग्यूमेंट, कितने ऐसे, कितने रिपोर्ट करना है। 150 पेजेस लगभग है इस बुकलेट में। हर दिन कोशिश करो ना कि 10 पेज कवर करके आप 15 दिन में इस बुक को निपटा दो। एटलीस्ट फर्स्ट रीडिंग आपकी 15 दिन में हो जानी चाहिए, और 15 दिन में सारे टॉपिक्स में जितने भी 10 पेज में जितने टॉपिक्स हैं उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, दिमाग पे प्रेशर लगाइए, दिमाग को आदत डालिए कि प्रेशर में तुम बढ़िया आंसर प्रेजेंट करो, एटलीस्ट उसका स्केलेटन प्रेजेंट करो, ताकि जब एग्जाम हॉल में बैठो ना तो हर क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा आपको स्केलेटन को बनाने में टाइम नहीं लगे, और जहां वो स्केलेटन बना फिर आपको बस उस एसे को, उस आर्ग्यूमेंट को कंप्लीट करना है। ठीक है, एक और चीज, टाइम मैनेजमेंट। अब देखो, जाहिर सी बात है, जब तक टाइम मैनेजमेंट होगा नहीं मार्क्स आएंगे नहीं। ठीक है, CAPF का जो पेपर 2 होता है ना, उसमें 2 ही चीज इंपॉर्टेंट रहती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। पहला चीज ये टाइम मैनेजमेंट, और दूसरा चीज ये कि आप ग्रामर में स्कोर कर लो। तो until and unless you have completed the paper and until and unless you have scored quite good marks in grammar, आपका पेपर अगर निकल भी जा रहा है ना तो आप इतने पीछे के रैंक में रहोगे। अगर अच्छा रैंक चाहिए, अगर मेरिट लिस्ट में नाम चाहिए और अच्छा रैंक चाहिए, तो पेपर कंप्लीट करना, उसके साथ साथ ग्रामर में एम्फसाइज करना, दोनों को दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और मैं हमेशा से ये चीज, इनफैक्ट जब मार्कशीट नहीं आया था देन ऑल्सो आई वाज कॉन्फिडेंट कि मेरा पेपर 2 में मार्क्स अच्छा आने वाला, बिकॉज आई हैड फेथ इन माई प्रैक्टिस। ठीक है, ऐसे में जितने क्वेश्चन थे वो कहीं ना कहीं मैंने सॉल्व कर लिए थे, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में कहीं ना कहीं वो आ ही गए थे। ट्राइबल से डायरेक्ट ग्लोबलाइजेशन से नहीं रिलेटेड था, बट ट्राइबल एक अलग कंटेक्स्ट में था और इंडियन सोसाइटी इन ग्लोबलाइजेशन उस एक्सपेक्टेड पेपर में अलग कंटेक्स्ट में था। तो मुझे बस ये करना था कि मैंने जो दोनों अलग अलग कंटेंट पढ़े थे मैंने उसको ब्लेंड कर दिया था एग्जाम में। ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी अगेन उसी पढ़ा हुआ था मेरा, डिजिटल इकोनॉमी प्रॉपरली 2-3 ऐसे एक्चुअली थे, 2-3 ऐसे आर्ग्यूमेंट थे डिजिटल इकोनॉमी को अलग अलग डायमेंशंस में। एंड वही चीज करना रहता है। एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जब भी आप देखो, कहीं भी आप टॉपिक देखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग 1 मिनट में होनी चाहिए ना कि हाँ पूछने क्या वाला है, करने क्या वाला है। ठीक है, तो इस तरह से करना रहता है। टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करूं तो इफ एनीवन इज आस्किंग कि मैम हाउ यू यूज्ड टू मैनेज योर टाइम, ठीक है, आपका क्या सजेशन रहेगा, तो देखो मैं अपने पेपर को बांटती थी 3 पार्ट में। एक होता था मेरा एसे का पार्ट, एक होता था मेरा आर्ग्यूमेंट एंड रिपोर्ट का पार्ट, और एक होता था मेरा कॉम्प्रीहेंशन, प्रेसिजन, ग्रामर का पार्ट। ठीक है, नाउ एसे, 4 एसे 1 घंटा, 1 एसे 15 मिनट। 15 मिनट में मुझे ये कवर करना रहता था। जब मैं डेली प्रैक्टिस करती थी, अगर मैं एक भी ऐसे डेली बेसिस पे लिख रही हूँ, मैं ये मेक श्योर करती थी ना कि वो ऐसे 15 मिनट के अंदर तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, वैसे ही आर्ग्यूमेंट में अगर मैं देखूं तो आर्ग्यूमेंट को मैंने टाइम अलॉट किया था अपने साइड से 14 मिनट। आप थोड़ा सा ज्यादा 15 या 16 मिनट या 13 मिनट आप कर सकते हो, बट आर्ग्यूमेंट को मैंने टाइम अलॉट किया था 14 मिनट। ठीक है, रिपोर्ट 10 मिनट, मोर देन एनफ, 10 मिनट काफी है। ठीक है, अब कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी और ग्रामर 1 घंटा। ठीक है, अब मेरे साथ ये हुआ था कि पेपर कंप्लीट कैसे करें, तो अलग अलग टेस्ट में मैं क्या करती थी कि अलग अलग टेस्ट में मैं अलग अलग तरीके से स्टार्ट करती थी। ठीक है, एक बार मैंने ग्रामर से स्टार्ट किया, एक बार मैंने एसे से स्टार्ट किया, एक बार मैंने रिपोर्ट से स्टार्ट किया। फिर मैंने एक चीज अपने कंटेक्स्ट में नोटिस की थी कि अगर मैंने आंसर को एसे से स्टार्ट किया है ना, तो ग्रामर तक पहुंचते पहुंचते मैं वे टू एग्जॉस्टेड।
ठीक है, इतना ज्यादा मैं थक जाती थी कि ग्रामर मुझे समझ ही में नहीं आता था। अगर मैंने प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन को लास्ट में अटेम्प्ट किया है ना, और लास्ट में 1 घंटा में प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, तो उस टाइम दिक्कत ये होती थी कि मुझे जो एक पैराग्राफ है जो मैं एक बार पढ़ के आंसर लिख सकती थी, अब मुझे वो 2 बार पढ़ना पड़ रहा था, मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता था। ठीक है, तो लास्ट 1 आवर में मेरे लिए रीडिंग तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। मैंने बहुत बार, जितनी बार मैंने टेस्ट दिया, मैं अलग अलग तरीकों पे अपनाती थी कि कभी रिपोर्ट से स्टार्ट कर लिया, कभी आर्ग्यूमेंट से स्टार्ट कर लिया, लेकिन जितनी बार भी प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने वाली चीजें मैंने लास्ट में रखी है, मेरा वो टेस्ट खराब गया था। ठीक है, इसलिए मैंने ये किया था कि मैं जो ये 3 सेक्शन है ना, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी और ग्रामर, और कंसिडरिंग द फैक्ट कि इसमें मार्क्स आने के चांसेस आपके कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा है। ठीक है, बीट, एसे, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट, इन सबसे ज्यादा, क्योंकि उन तीनों में ना आपको सोचना पड़ेगा, और इन तीनों में स्पेशली कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी में सोचना नहीं पड़ेगा, कंटेंट आपके सामने, पढ़ो और लिखो। तो मैंने क्या करते थे, मैंने क्या किया था कि इन तीनों को मैंने सबसे पहले अटेम्प्ट किया था। पहला 1 घंटा कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी, ग्रामर डन, कंप्लीट हो गया। एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि जो मेरे मोस्ट स्कोरिंग मार्क्स, जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स जो है उसमें मैंने कवर कर लिया है, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब मेरे को वो लोड नहीं है। नाउ सेकंड जो आवर रहता था उसमें था पहले आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट कंप्लीट करना है, और वो टाइम बाउंड मैनर। अगर मैंने हर दिन, आप ही सोचो कि हर दिन कोई इंसान प्रैक्टिस कर रहा है कि अगर आर्ग्यूमेंट लिखना है तो 14 मिनट के अंदर ही लिखना है, अगर रिपोर्ट लिखना है तो 10 मिनट के अंदर ही लिखना है। अगर आप 40 दिन 35 दिन ये चीज को करोगे ना, तो आपका ना सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज फीड हो जाता है। 3 पेजेस फिर आप एट एनी कॉस्ट आप 14 मिनट के अंदर तो भर ही लोगे, एंड दैट इज द ट्रिक फॉर टाइम मैनेजमेंट ना। हर बार संकल्प के डिस्कशन में बच्चे पूछते हैं मैम टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है, मैम टाइम नहीं, यही करो ना। हाँ, हो सकता है बहुत बच्चे होते हैं जो एस्से को पहले लिखते हैं, बिकॉज उनका कहना रहता है कि लास्ट आवर में वो एस्से नहीं लिख पाते, उनका दिमाग उतना नहीं चल पाता, वो एस्से नहीं लिख पाते। बहुत बच्चे होते हैं जो रिपोर्ट को ही पहले लिखते हैं कि रिपोर्ट में कम एम्फेसिस डाला है, बस कंप्लीट करके छोड़ दो, 5 मार्क्स लाना है, 3-4 मार्क्स लाना है, कंप्लीट करके बस छोड़ दो, रिपोर्ट को वो पहले लिखते हैं। तो ये आप खुद भी करो, आप हर बार जब टेस्ट दे रहे हो तो ट्रायल एंड एरर वाला मेथड लगाओ। ठीक है, एस्से दिया, पेपर कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, ठीक है, आर्ग्यूमेंट में आओ, पेपर कंप्लीट हुआ नहीं, फिर प्रेसी में आओ, कॉम्प्रिहेंशन में आओ। अगर आप यहाँ पे टेस्ट देने आ रहे हो, कम एंड टॉक टू मी। ठीक है, कि मैम मैंने ग्रामर से स्टार्ट किया था, बहुत बच्चे आ रहे हैं, अभी हमारे पास टोटल 60 स्टूडेंट्स आसपास हैं। ठीक है, एक ही बैच में, तो ऑनलाइन अलग ऑफलाइन अलग। अब जब भी वो लोग आ रहे हैं तो मैम हाँ, इस बार ग्रामर से स्टार्ट किया था, लेकिन लास्ट में मैंने प्रेसी लिखा था, ऐसे को मैंने सेकंड आवर में कंप्लीट किया था, हो गया। ठीक है, कुछ सजेशन मैं भी आपको दूंगी कि एक बार ये करके देखो, एक बार वो करके देखो। बीइंग स्टूडेंट वंस, बीइंग अ टीचर नाउ, यही बात है कि ये सास भी कभी बहू थी। ठीक है, तो मुझे यहाँ का भी पता है कि इवैल्यूएटर का माइंडसेट से भी क्या किया जा सकता है और स्टूडेंट के माइंडसेट से भी क्या किया जा सकता है। तो आप भी जब आ रहे हो, फील फ्री टू इंटरैक्ट, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन, स्पेशली अगर दिल्ली में हो, प्लीज फील फ्री। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन भी कहीं पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, डिस्कशंस में मैं ही रहूंगी, डिस्कशंस में आके पूछिए कि मैम क्या करना है, क्या। कहीं ना कहीं मुझे भी पता है कि मैंने 106 कैसे स्कोर किया था, मैंने कितने एफर्ट लगाए थे। एटलीस्ट आप लोग में इतना नहीं है कि इतना ज्यादा आपको करना है। ठीक है, आपको आई विल बी देयर, शशांक सर, रूपाली मैम, हम तीनों हैं। ठीक है, प्रवीण सर, सिद्धार्थ सर, हम लोग हैं कि आपको हाथ पकड़ के आगे ले जाए। ठीक है, बट आओ, हाथ आगे बढ़ाओ तो। ठीक है, आके पूछिए, डिस्कशंस में पूछिए। दिल्ली में रह रहे बहुत बच्चे, दिल्ली में रह रहे बहुत सारे स्टूडेंट्स, दिल्ली में रह रहे तैयारी के लिए, आइए पूछिए, बात करिए। ठीक है, ऐसे भी अगर आप स्टडी फंडा में कहीं भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ते हो तो आपके क्वेरीज को सॉल्व किया ही जाएगा। तो वैसे ही मैं बता रही थी कि कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी, ग्रामर 1 घंटा खत्म। सेकंड, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट। अब इसमें देखो 28 मिनट आर्ग्यूमेंट मिलेगा, 10-10 मिनट रिपोर्ट मिलेगा, 48 मिनट्स खत्म। अब वहां से मैं स्टार्ट करती थी एस्से, और एस्से कंप्लीट करना रहता था मेरे को, एक एस्से 15 मिनट, एट मैक्स 15 मिनट। अगर मैं टेस्ट सीरीज लिख रही हूँ और टेस्ट सीरीज में ऐसा हुआ कि 15 मिनट होने को चला है पर ये एस्से कंप्लीट नहीं हुआ, इसका एक पार्ट बच गया, मैंने उसको वहां छोड़ा है, मैं दूसरे एस्से में शिफ्ट की हूँ, मैंने उस एस्से को कंप्लीट किया है 15 मिनट के अंदर, एटलीस्ट 4th एस्से मेरा कंप्लीट हो गया है। फिर जो मैंने यहाँ पे जो टाइम बचाया ना 10-12 मिनट का, उसमें मेरा पहला काम रहता था कि वो जो एस्से जिसको मैंने आधा छोड़ा उसे कंप्लीट करना, और फिर एक बार पेपर को पूरा का पूरा गो थ्रू कर लेना। कहीं भी अगर बेसिक स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं भी छोटे छोटे मिस्टेक्स हो जाते, कई बार आप क्वेश्चंस को स्किप कर देते हो,
कुछ लिखने में दिक्कतें हो जाती है, तो एक बार मैं 5-7 मिनट में उस पेपर को गो थ्रू करके ये मेक श्योर कर लूंगी कि हाँ पेपर स्टार्टिंग टू एंड पूरा कंप्लीटेड है। कभी कभी अंडरलाइन करना भूल जाती हूँ, और मेरे साथ ये होता था कि मैं अंडरलाइन करना ही भूल जाती थी। मेरे हर टेस्ट में यही सर बोलते थे कि अंडरलाइन क्यों नहीं कर रही हो, अंडरलाइन क्यों नहीं कर रही हो, ठीक है, तो अंडरलाइन करना भूल जाती थी। तो ये जो 12 मिनट बचता था ना, और एग्जाम में भी यही हुआ था, एग्जाम में भी 12-13 मिनट मेरा बच गया था, क्योंकि मैंने अपने आप को ढाल लिया था कि मुझे पेपर 3 घंटे में नहीं कंप्लीट करना, मुझे पेपर कंप्लीट करना है 2 घंटे 45 मिनट या 48 मिनट में, ठीक है। और ये जो टाइम मैंने ढाला था, तो मुझे वो जो 12-13 मिनट का एज बना था ना, दैट इज ऑल्सो द रीजन कि आई स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स, ठीक है। एंड इट इज नॉट अ फ्लेक्स, अगर ये फ्लेक्स रहता तो कुछ और रहता। ये अब ये है कि हाँ मेरे से नहीं हुआ, अब तुम लोग करो, मेरे पास नॉलेज है, मैं आपके साथ वो कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो इन सारी चीजों को समझिए कि जितना कंटेंट जरूरी होता है उतना ही स्ट्रैटेजी जरूरी होता है, उतना ही प्रैक्टिस जरूरी होता है। सारी की सारी चीजों को याद नहीं करना है, समझना है, चीजों को समझना है, चैप्टर क्लोज। दूसरी चीज उठाइए, समझिए, चैप्टर क्लोज। पेपर 1 की अगर बात करें, नेवर एक्सपेक्ट समवेयर बिलो 120, कभी नहीं। टेस्ट दे रहे हो, जितने टेस्ट दे रहे हो, जान लगा दो कि 120 से तो ज्यादा आए ही आए, ठीक है। इस बार लकीली कट ऑफ बहुत ही कम गया है, अगले बार का आपको नहीं पता है। टेस्ट जहां भी आप टेस्ट दे रहे हो, कुछ भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हो, 120 130 से बिलो मत एक्सपेक्ट कीजिए। मैं भी 145 मान के चलती थी, ठीक है, तब कहीं जाके मेरा 128.37 आया है, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स जब आंसर आया, मैंने अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैच की, तो मेरा 145 to 150 आता था, ठीक है। बट यूपीएससी बीइंग यूपीएससी, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस में लॉजिक ये सब में चेंज कर देता है, तो मेरा कहीं ना कहीं 128.37 आया था। आप एक्सपेक्ट ही करोगे कि अगर 110 आना है ना, तो वो 10 मार्क्स पीछे जाएगा ही जाएगा। तो तैयारी 120-130 लेवल की कीजिए, कि इससे कम मार्क्स आ रहा है अगर आपके टेस्ट सीरीज में, तो हाँ आपको काम करने की जरूरत है। पेपर 1 में कभी और बात करूंगी, पहले पेपर 2 में बात करते हैं आगे। जैसे मैंने आपको बोला कि आर्टिकुलेशन, तरीका, ये सब भी इंपॉर्टेंट होता है। नाउ अभी मैं क्या करूंगी कि अभी मैं आपको थोड़े से अपने आंसर के थ्रू बताती हूँ कि आर्टिकुलेशन में मैं क्यों एम्फसाइज करने बोल रही हूँ। ये जो पूरा का पूरा पीडीएफ है, ये मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है, आपको चैनल पे मिल ही जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा। बट मैंने यहाँ पे ये पेपर क्यों रखा है, मेन रीजन है कि एक तरीका मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो अभी तो मैं कहीं ना कहीं डिस्कशंस ये सब मैं बता ही देती हूँ, बट एज अ स्टूडेंट भी मैं ये तरीका लाती थी, और यही एक रीजन है कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है। यही एक रीजन है कि शशांक सर के भी अगर आप मार्क्स देखो तो उनका भी यही तरीका रहता था, ठीक है। वी यूज्ड टू प्रैक्टिस बैक देन एंड वी यूज्ड टू डू द सेम थिंग। तो ये चीज आपको भी हम लोग इसलिए बता रहे हैं कि आप भी उसी लेवल का मार्क्स लाओ, मिनिमम स्कोर करके बस पास हो जाना, जैसे भी पास हो जाना, और फाइनली जाके मेरिट आउट होना, वो 1 साल ना आप होप बना के रखते हो, ठीक है। और अभी आपको लग रहा है ना कि बस पास कर जाए, बस पास कर जाए, नहीं, ये मेंटालिटी रखो कि पास नहीं करना, वहां तक जाना है, ढोलपुर हाउस तक तो जाना ही है एटलीस्ट। हाँ फिजिकल में जो भी हो वो बाद में देखा जाएगा, बट एटलीस्ट पेपर 1 और पेपर 2 में मोर देन बेस्ट, मोर देन रिक्वायर्ड, लास्ट माइल, एक्स्ट्रा माइल, जो हम लोग बोलते हैं ना कि अगर सब 100 किलोमीटर चल रहा है, तुम्हें 101 किलोमीटर चलना ही होगा, एंड दैट जो एक्स्ट्रा मार्जिनल जो आपने कवर किया है ना डिस्टेंस, वही आपको एक्स्ट्रा एज देगा, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट ईयर का मार्कशीट, लास्ट ईयर की कॉपी है, टेस्ट कॉपी है, यतीशा पेपर 2 टेस्ट, ठीक है। अनइवैल्यूएटेड कॉपी मैंने लाई है, इवैल्यूएशन में जहां जहां गलती होगी मैं खुद ही अभी आपके सामने कर दूंगी, ठीक है। बट अनइवैल्यूएटेड लाई क्योंकि कमेंट्स बहुत ही ज्यादा भर गए थे तो फिर वो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अगर टिक मार्क भी रहता तो फिर मैं शायद आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाती, अगर यहाँ पे ऐसे 5-10 टिक मार्क है तो शायद मैं कंटेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाती। नाउ जब मैं ये आंसर मैं आपको पढ़ रही हूँ ना, आपको देखना है कि एक स्मूथ फ्लो हो रहा है, ठीक है। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जंप कर रही हूँ, ठीक है। कंटेंट कैसे एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कनेक्टेड है, दूसरा पैराग्राफ तीसरे पैराग्राफ से कनेक्टेड है, और ये सबको करने में ना कुछ भी बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं लगा है, ठीक है। डेटा, रिपोर्ट, डेट्स, जो भी बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल फैक्चुअल कंटेंट होते हैं, मैंने वो इंक्लूड नहीं किया है। बट एक प्रॉपर ऐसे उसके बिना भी लिखा जा सकता है, और वो पूरा का पूरा अपना आपका लिखने के तरीके पे डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था ना, ये समथिंग लाइक, इट वाज समथिंग लाइक कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड
रिन्यूएबल सोर्सेस, रिन्यूएबल सोर्सेस, ठीक है। इस टाइप का एक एसए का क्वेश्चन था, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट इट, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा है। तो ये था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिन्यूएबल सोर्सेज, और मुझे फोकस करना था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रिन्यूएबल सोर्सेज कैसे जरूरी है, दिस दैट। नाउ अब ये इंट्रोडक्शन देखो, आप लोग क्या करोगे, आप लोग जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिन्यूएबल सोर्सेज में आए, अब आप लोग टॉपिक देखोगे, आप लोग अलग अलग वेबसाइट्स खोजोगे, कितना क्या करोगे, सबसे पहले डेटा कलेक्ट करोगे। रिन्यूएबल सोर्सेज में इतना गीगावाट का सोलर एनर्जी, इतना गीगावाट का विंड एनर्जी, ये प्रोजेक्ट, दिस दैट, दिमाग उतना लगाना ही नहीं है, ठीक है। देखो कैसे लिखते हैं, पहला है एस्से, कंसाइज एस्से है। अब एस्से में मैंने लिखा है कि नीड ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अ मस्ट फॉर डेवलपमेंट and need of sustainable sources of energy which are clean and environment friendly is a must for sustainable development। सिंपल सा मैंने बोला है कि एनर्जी के लिए डेवलपमेंट के लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी चाहिए जो क्लीन और एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है। तो मेरा कंटेंट जो था, तो मैंने तो बस यही बोला है ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, सस्टेनेबल एनर्जी चाहिए, बट मेरा आर्टिकुलेशन देखो आप, ठीक है, कि नीड मतलब इस तरह से आर्टिकुलेट किया है कि एक तो पहले की कंटेंट भर गया है, प्रॉपर एक पैराग्राफ मैंने कवर किया है, और वो जैसे ही आप ऐसे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा हट के लिखा, मोनोटोनस, बस कंटेंट भरने में काम नहीं किया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस मेक्स अस रियलाइज, ये हो गया मेरा, मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है, ये स्टेटमेंट को कनेक्ट किया है कि दिस मेक्स अस रियलाइज द नीड फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज टू क्लीन एनर्जी सोर्सेज which produces less pollutants like carbon and its compounds, nitrogen and sulfur oxides and other waste which retard overall environment। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे वहां से जब मैंने क्लीन एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की और मुझे आगे रिन्यूएबल एनर्जी पे एम्फसाइज करना है, उससे पहले मैंने क्या किया कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज है, ठीक है, मैंने उसकी हल्की सी बुराई कर दी, ठीक है, हल्का सा मैंने चैलेंजेस मेंशन कर दिया, और बहुत ही डायरेक्ट चैलेंजेस कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, नाइट्रोजन, सल्फर ऑक्साइड और अदर वेस्ट मटेरियल को प्रोड्यूस करता है, ये बहुत ही दिक्कत का बात है। थर्ड पैराग्राफ में 10, ये जो 10 मैंने लिखा, ये फिर से एक कनेक्टिंग वर्ड हो गया, ठीक है। Thus, in the past few decades, efforts toward clean energy transition has increased, as evident from various institutions like UNDP, UNEP, Conference of Party meetings, etc. ठीक है, तो देखो 3 पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन तो था, जिसमें मुझे इंट्रोडक्शन इस तरह से लिखना था कि जो भी मेरा आंसर रीड करने वाला है, जो भी इवैल्यूएटर मेरा आंसर रीड करने वाला है, उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट जागे कि हाँ इस बंदी का आर्टिकुलेशन अच्छा है, ठीक है। फिर एक डायमेंशन में, एक पैराग्राफ में मैंने एक डायमेंशन कवर किया, क्या कि चैलेंजेस मैंने हल्का सा बता दिया। अब चैलेंजेस के बाद मैंने बता रही कि इन्हीं चैलेंजेस को देखते हुए बहुत सारे एक्शन लिए गए हैं, एज एविडेंट फ्रॉम यूएनडीपी, यूएनईपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग्स एटसेट्रा। ठीक है, अब मैंने कोई भी स्पेसिफिक नहीं की यूएनईपी ने ये किया, यूएनडीपी ने ये किया, मुझे याद भी नहीं रहता है, और एग्जाम हॉल में 15 मिनट के अंदर आपको ऐसे लिखना ना, आप ज्यादा चीज नहीं कलेक्ट कर पाओगे। तो अब मैंने बस ऐसे कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट में पेरिस एग्रीमेंट लिखा हुआ था, तो जस्ट अ मिनट, पेरिस एग्रीमेंट 2015 एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एट इंटरनेशनल लेवल coupled with nationally determined goals, Ujjwala Yojana, National Biogas Mission, upgradation of BS norms and many other by Indian government। एक पैराग्राफ अगर मुझे एम्फसाइज करना है कि इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं, तो मैंने एक पैराग्राफ स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि यूएनडीपी, यूएनईपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पेरिस एग्रीमेंट, कॉन्फ्रेंस ऑफ मल्टीपल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग्स, पेरिस एग्रीमेंट, ये सब लाए गए इंटरनेशनल लेवल पे। फिर मैंने एंड नहीं लिखा, मैंने थोड़ा सा आर्टिकुलेशन को स्टाइल दिया है, फैंसी वर्ड यूज किया, कपल्ड विथ, और फिर मैंने यहाँ पे नेशनल इनिशिएटिव्स में जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है, नेशनली डिटरमाइंड गोल, उज्ज्वला योजना, जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है, बीएस नॉर्म, ठीक है, जो भी दिमाग में आ रहा है, बस कंडीशन ये है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का यूज कम करने से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में मैंने वहां लिख दिया है। फिर उसके बाद यहां से all these efforts can be observed with increasing research and development of renewable energy sources like solar plant, wind plant, nuclear energy norms to filter nuclear energy norms to filter polluting particles, fines and penalties, etc. and as decided by authorities to go for carbon tax, carbon credit, cheap loans for clean energy sources, etc.
ठीक है, यहां तक मैंने बताया कि सरकार, पहले मैंने बताया कि सरकार ने एक्शन लिया है, फिर मैंने बताया कि सरकार के एक्शन का रिजल्ट क्या क्या है, और रिजल्ट में मैंने इतनी सारी चीजें बता दी है। नाउ फोकस ऑन वन थिंग कि मैंने किसी भी चीज को डिटेल नहीं किया है, ठीक है, मैंने बस छोटा 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 करके कॉमा कॉमा करके कंटेंट लिख दिया, बट सी किसी भी चीज को डिटेल नहीं किया। और यहां तक ना कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है जो आपको पता नहीं, आपने सब पढ़ा हुआ है, आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं सब चीजें, बट आप लोग लिखते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपको डिटेल करना पड़ेगा। मैंने डिटेल नहीं किया, मैंने बस कॉमा 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 करके सोलर प्लांट, विंड प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी, कॉमा, कोई भी नहीं कि कौन सा सोलर प्लांट कहाँ पे बनाया गया, न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ बना, कोई भी नहीं। बस मैंने इतने ज्यादा डायमेंशंस भर दिए हैं कि सामने वाले को लगा कि बंदी के पास कंटेंट ही बहुत ज्यादा है, एंड दैट इज द आर्ट। यही आर्टिकुलेशन की मैं बात करूँ कि कंटेंट इतना ज्यादा दे दो ना कि डेटा, फैक्ट्स, ये सब पे फोकस ही ना पड़े। हमेशा डायमेंशंस पे काम करना है, हमेशा अलग अलग तरह के डायमेंशंस पे काम करना है, एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, और लास्ट में फिर से कनेक्ट करने के लिए यहां पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, कि बट द क्वेश्चन इज द ट्रांजिशन रियली एट द पेस विच इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन लिख दिया कि हाँ ठीक है, हम लोग तो ये कर रहे हैं, बट क्या ट्रांजिशन उस पेस में है या नहीं है। मैं ट्रांजिशन के बारे में बात नहीं कर रही, ट्रांजिशन तो हो ही रहा है, बट क्या ट्रांजिशन का वो पेस है या नहीं है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट लाइन अगेन आप लोग आर्टिकुलेशन पे फोकस कीजिए कि अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो पॉजिटिव आंसर फॉर दिस। ठीक है, और यहां से फिर ऑल, यहां पे देखो 2 बार मैंने ऑल लिखा है। ऑल कंट्रीज ओवर द वर्ल्ड आर लैगिंग वे बिहाइंड देयर टारगेट्स होगा। ठीक है, ऑल कंट्री, यहाँ पे मैंने कैसे लिखा है कि दुनिया में जितने भी कंट्रीज, अगेन डेटा याद है ही नहीं, बस इतना पता है कि हाँ सब तो बिहाइंड है, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं थी, शायद ही कोई कंट्री ऐसी होगी या नहीं ही थी जिसने अपना टारगेट अचीव कर लिया। तो मैंने ऐसे लिख दिया एज पर रिपोर्ट्स। ना द फैक्ट इज कि मुझे यहाँ पर रिपोर्ट भी नहीं पता था। ठीक है, कहीं ना कहीं पढ़ा है, कहीं ना कहीं दिमाग में, झूठ बोल दिया, झूठ क्या बोल दिया, कोई ना कोई तो रिपोर्ट था ही ना, बस मैंने नाम नहीं लिखा है। तो as per report, the demand for energy is still fulfilled by conventional sources, majorly fossil fuels such as coal, which is anything but clean. यहाँ पे आर्टिकुलेशन पे ध्यान देना, anything but clean, not clean नहीं, simply नहीं लिखना है, थोड़ा सा फैंसी लिखना है, anything but clean। ठीक है, और फिर वहां पे lack of fund, less strictness to achieve target, unaffordability and unavailability of technology, loopholes in implementation process are major reasons। कोई भी कंट्री टारगेट अचीव नहीं कर पाई, अभी भी हम कन्वेंशनल सोर्सेज पे फोकस कर रहे हैं, और मैंने कॉजेज यहाँ पे लिख दिया। तो सी द नंबर ऑफ डायमेंशंस आई हैव कवर्ड। क्या मुझे ज्यादा टाइम लगा? नहीं। क्या मुझे बहुत ज्यादा कंटेंट लगा? नहीं। बस मैंने क्या किया, डायमेंशंस कवर किए। जो अगर कोई सिंपल सा आंसर रहता तो मैं पॉइंट देके 5 पॉइंट लिखती, मैंने उन 5 पॉइंट को कॉमा 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 देके लिख दिए। लास्ट में कंक्लूजन की 10, इफ वी विश फॉर फास्टर ट्रांजिशन वी नीड टू कीप एनर्जी ट्रांजिशन इन फोरफ्रंट, emphasizing more on sector specific efforts such as CORSIA for aviation sector, lower consumption of coal, and most importantly active involvement of all stakeholders for a faster transition to clean energy, clean world। ठीक है, कंक्लूजन भी एंड हो रहा है तो थोड़ा सा फैंसी स्टाइल में कि क्लीन एनर्जी, क्लीन वर्ल्ड। ठीक है, तो दिस इज द स्टाइल कि आप लिखो। मैं फिर से बोल रही हूँ, कहीं भी डेटा का यूज नहीं है। हाँ, कहीं कहीं पे आपको अगर डेटा याद कर सकते हो, वेरी गुड, यूज दैट। अगर नहीं याद कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बैक ऑफ कर जाना या डर जाना कि डेटा याद ही नहीं हुआ है। आर्टिकुलेशन पे काम करना, फैंसी वर्ड्स थोड़ा सा लिखना, थोड़ा सा लिखने का स्टाइल चेंज करना। ठीक है, थोड़ा सा बस तरीका को थोड़ा सा सजा देना, बस अपना जो भी कंटेंट, कम कंटेंट है सजा देना, थोड़ा ज्यादा बोल देना। यहाँ पे मैंने बस एक मुझे स्पेसिफिक एग्जांपल जो यहाँ पे लग रहा है वो है कॉर्सिया का एग्जांपल। ठीक है, CORSIA, जो लास्ट ईयर बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। मैंने CSE के लिए भी पढ़ा था, मैंने CAPF के लिए भी पढ़ा, तो कहीं ना कहीं कॉर्सिया, फिर भी मैंने उसका डिटेल नहीं दिया, मैंने उसका फुल फॉर्म भी नहीं लिखा है। कॉर्सिया फॉर एविएशन सेक्टर, खत्म। अब जाके देखो कि क्या है कॉर्सिया, क्या है नहीं है। ठीक है, बस मुझे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करना था, मुझे क्लीन एनर्जी के बारे में बात करना था, मैंने लिख दिया। यही करना है। ठीक है, एक और मैं इससे दिखाती हूँ। अब देखो, ये जो है, ये इसका टॉपिक था ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.2। ठीक है, ये टॉपिक ही था ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.2। बट द फनी थिंग कि एक तो पहला, ये मेरा पहला ऐसे था, मतलब पहला आंसर था, और कहीं ना कहीं CSE नहीं हुआ था और बहुत ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं था, तो मैंने लिखा था। बट हाँ,
प्रेजेंटेशन कंटेंट मेरा उस टाइम भी था, तरीका एटलीस्ट मैंने सीख लिया था कि लिखना कैसे है, ठीक है। तो फनी थिंग इज कि यहाँ पे आप देखोगे कि इट वाज इन 1960s एंड 1970s दैट फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज बॉट इन इंडिया, ठीक है। नाउ द फनी थिंग इज कि मुझे स्पेसिफिक डेट भी याद नहीं था कि कब लाया गया था, ठीक है। और ये 1960s एंड 1970s मैंने जब लिख दिया ना, तो फिर वो मैंने इस तरह से लिखा कि कोई वो स्पेसिफिक डेट पे, वो स्पेसिफिक ईयर पे किसी का फोकस गया ही नहीं। इनफैक्ट जिन्होंने डायरेक्ट वो ईयर लिखा होगा ना, ठीक है, उनसे भी कहीं ना कहीं ज्यादा ये इम्पैक्टफुल सेंटेंसेस लग रहा है। तो ये वैसे ही हुआ था, स्टार्ट ऐसे किया कि इट वाज इन 1960s एंड 1970s दैट फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज बॉट इन इंडिया बाय एम.एस. स्वामीनाथन एंड अदर्स which brought revolution in true terms in the agriculture sector, leading to India become one of the major producer of agriculture production, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में मैंने ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 ऐसा टॉपिक था, तो मैंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को कंटेक्स्ट में बता दिया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था, लगभग किस टाइम पे लाया गया था, और उसका रिजल्ट ये रहा है कि आज हम टॉप प्रोड्यूसर बन गए हैं। नाउ HYV of seeds, fertilizers, pesticides, mechanization of farming have although brought tremendous change, but this tremendous change was only limited to few regions like Punjab and Haryana. देखो यहां तक बेनिफिट है, ग्रीन रेवोल्यूशन की खास चीजें HIV of seeds, fertilizers, pesticides, mechanization of farming। अभी मैं सेम टॉपिक अगर अपने स्टूडेंट्स को दे दूंगी ना, वो लोग एक पूरा का पूरा पैराग्राफ डेडिकेट करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट पे, जबकि मेरे को फोकस करना क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0, नीड फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0। ये शायद वही क्वेश्चन था कि नीड फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 इस टाइप का कुछ था, तो मुझे उस पर फोकस करना है। तो मैं ग्रीन रिवॉल्यूशन पे जरूरत से ज्यादा एम्फसाइज नहीं करूंगी, और वो जरूरत कितनी एम्फसाइज करने की, बस ये 2 लाइन में, और यहां से यहां तक में मैंने ग्रीन रिवॉल्यूशन पे एम्फसाइज कर दिया है, उसका कोर कंटेक्स्ट जो था मैंने बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो आर्टिकुलेशन स्टाइल फिर से, tremendous change although brought tremendous change but this tremendous change was only limited to few region। मतलब मैं बोल रही हूँ कि चेंज लाया, बहुत अच्छा चेंज लाया, बट वो बहुत अच्छा चेंज ना बहुत ही कम रीजन तक लिमिटेड था, ठीक है। ये हो गया मेरा आर्टिकुलेशन का स्टाइल, यही मैं बोलती हूँ कि आर्टिकुलेशन का स्टाइल को डेवलप कीजिए, ठीक है। स्पेसिफिकली जब यहाँ पे पंजाब हरियाणा, उसके बाद स्पेसिफिकली मेजरली लार्ज फार्मर्स इंक्लूड ignoring small and marginal farmers and putting excessive pressure on environment in terms of soil pollution, degradation, ठीक है, over emphasis on few crops and unsustainable practices। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ किस पे डेडिकेट हो गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो स्टार्टिंग में बेनिफिट्स और उसके साथ साथ ग्रीन रिवॉल्यूशन का नेगेटिव यानी कि हार्म। काफी है, एक पैराग्राफ में मैंने इनफ भर दिया कि इसका बेनिफिट क्या था, इसका हार्म क्या था। Now I will shift to Green Revolution 2.0। तो अब हम कैसे करेंगे कि hence now that we have buckled up for its second phase, we need to make Green Revolution sustainable। वहां पे मैंने लिखा था unsustainable practices, sustainable, inclusive क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे बताया था कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स तक नहीं जा रहे, पंजाब और हरियाणा को छोड़ के और कोई रीजन पे नहीं जा रहा है। न्यूट्रिशियस, international standard friendly and most importantly even enough for us to eat and to earn। समझ में आया? कोई भी स्पेसिफिक कंटेंट नहीं, कोई भी डेटा नहीं, बस जो नॉलेज है उसको अच्छे से प्रेजेंट करना है, ठीक है। अब आप लोग एक चीज नोटिस करोगे ना, इसको हम लोग कहते हैं स्कोप ऑफ एस्से। सीएससी के में भी जब आप ऐसे लिखते हो तो एक पैराग्राफ लिखते हो कि हम आगे किन किन डायमेंशंस पे बात करने वाले हो। जब आप लोग ये ऐसे पढ़ोगे तो आप लोग देखोगे कि एक जगह मैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर रही हूँ, एक जगह मैं इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात कर रही हूँ, जब मैं सेक्टर स्पेसिफिक ये सब के बारे में बात कर रही हूँ, फिर एक जगह मैंने न्यूट्रिशन के बारे में बात किया और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फ्रेंडली के बारे में बात किया। तो आगे के पैराग्राफ्स ना मेरे वैसे ही डेडिकेटेड होंगे। जैसे यहाँ पे है कि नाउ दैट वी नो हाउ हार्मफुल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैव on environment, our approach should now shift to environment friendly manures and fertilizers such as biofertilizers, cow dung, along with method which can reduce water requirements such as drip irrigation, do not फिर कॉमा देके do not hamper other living beings as for reference what DDT did to vultures। एक एग्जाम्पल मुझे लिखना था और बहुत ही कन्वेंशनल एग्जाम्पल, सबको लगभग पता ही है, बट मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दो, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि मैंने लिख दिया एग्जाम्पल,
ठीक है, बस फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिया, बट आर्टिकुलेशन ऐसा करो ना कि वो एग्जाम्पल भी बहुत ही ज्यादा खास बन जाए। तो मैंने ऐसे लिखा है कि डू नॉट हैम्पर अदर लिविंग बींग्स एज फॉर रेफरेंस व्हाट डीडीटी डिड टू वल्चर्स। ठीक है, और यही आर्टिकुलेशन होता है। फिर उसके बाद मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम मिनिमम एरिया, मेकिंग यूज ऑफ टेक्निक्स सच एज जीरो बजट फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे कंटेंट थे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में है कि बेनिफिट ऑफ इट रीचेस टू द लास्ट फार्मर। ठीक है, रीजन स्पेसिफिक अप्रोच, फ्लड प्रोन, ड्रॉट प्रोन, सैलाइन सॉइल, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच, ये सारे मतलब इंक्लूसिविटी में जितने डायमेंशंस आ सकते थे सारे के सारे मेंशन। और लास्ट में बस एग्जांपल देखिए, एग्जांपल कोर्स सीरियल्स इन कंपैरेटिवली ड्राई एरियाज। ठीक है, उसके बाद ये वाले पैराग्राफ में कि फिर उसके बाद न्यूट्रिशन वाला जो पॉइंट था, ठीक है, और उसके साथ साथ ग्लोबल लेवल जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला पॉइंट था, यही है। वहां पे मैंने एक फ्रेमवर्क बना दिया, बता दिया कि इस पे ये सारी चीजों पे फोकस करना। आगे मैंने इन सारे डायमेंशंस को फोकस कर दिया, थोड़ा और कंटेंट डाल दिया, जेनरिक कंटेंट ही डाला बट आर्टिकुलेशन से उसे फैंसी किया, खत्म। और thus now that we have come up with Green Revolution 2.2, let's focus on inclusive, efficient and sector and something, यहाँ पे टर्म दिख नहीं रहा है, हेल्दी फॉर अस, नहीं, फॉर हेल्दी अस एंड फॉर हेल्दी अर्थ, ऐसे लिखा हुआ है, हेल्दी अस एंड हेल्दी अर्थ। अगेन जैसे वहां पे मैंने क्लीन एनर्जी एंड क्लीन वर्ल्ड लिखा था, यहाँ पे हेल्दी अस एंड हेल्दी वर्ल्ड, ठीक है, या फिर हेल्दी अर्थ। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा आर्टिकुलेशन अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है, ये लास्ट चीज है जो मैं अपने आंसर से बताऊंगी, ये एनेक्डोट है। बहुत बार मैं एम्फसाइज करती हूँ एनेक्डोट लिखिए। देखो ये ना स्टार्टिंग का टेस्ट था, लास्ट के टेस्ट तक मैंने आते आते क्या कर दिया था कि 4 तरह के 4 ऐसे रहते हैं ना, चारों को मैंने एक को कोट से स्टार्ट करना है, एक को एनेक्डोट से स्टार्ट करना है, एक को डेटा से स्टार्ट करना है, और एक को सिंपली कीवर्ड इलैबोरेट करके। ठीक है, ऐसे करना है। अब जितने भी सोसाइटी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं ना, उसमें एनेक्डोट बहुत अच्छा से काम कर जाता है, एथिक्स रिलेटेड एनेक्डोट अच्छा से काम कर जाता है। जितने भी पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब जो कंटेंट रहते हैं उसमें कोट अच्छा काम कर जाता है, क्योंकि कोट मिल जाते हैं। सोसाइटी वाले में आप आसपास से कहीं ना कहीं से कहानी बना सकते हो। डेटा, जब भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड कोई भी आ जाए तो आप वहां पे डेटा से स्टार्ट कर दो, या फिर कोई भी करंट इवेंट अगर हुआ है, कोई भी इवेंट अगर न्यूज में हुई है उससे स्टार्ट कर दो, और कुछ नहीं मिला तो कीवर्ड को एक साथ कनेक्ट करके इलैबोरेट करो, स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये 4 तरीका, 4 ऐसे में मैंने लास्ट अपने एग्जाम में लगाया था। ठीक है, एज फार एज आई रिमेम्बर मैंने डिजिटल इकोनॉमी में डेटा डाला था। फिर एक वो जो ट्राइबल एंड ग्लोबलाइजेशन वाला जो क्वेश्चन था, मैंने उसमें हक्की पिक्की ट्राइब का एग्जाम्पल डाला था। एक और कोई क्वेश्चन था जिसमें मैंने एक छोटी सी स्टोरी बनाई थी। ठीक है, मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगी, कभी क्वेश्चंस पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे तब उस पर बात करेंगे। तो इस तरह से मैंने 4 अलग अलग तरीके तो अपनाए ही थे एग्जाम में, एंड सेम चीज यहाँ पे भी करना है। अब यहाँ पे बस एनेक्डोट देखेंगे। ये जो क्वेश्चन था, ये जो एग्जाम में जो स्कैम्स हो रहे थे लास्ट ईयर, अगर आप लोग को याद होगा, नीट का दिखा था, यूपीएससी में बहुत सारे इश्यूज दिखे थे। ठीक है, बहुत सारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम में इश्यूज दिखे थे, एक के बाद एक कोई एग्जाम कैंसिल हो रहा, बिफोर इलेक्शन ये चीज बहुत ही ज्यादा हो रही थी कि जितने भी एग्जाम्स हो रहे वो किसी ना किसी स्कैम के साथ आ रहे, उस पर ही ऐसे लिखना था। अब ये सोसाइटी रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो सोसाइटी रिलेटेड टॉपिक में मैंने क्या बोला कि एनेक्डोट काम करता है, तो मैंने लिखा है कि सुधा यंग गर्ल from a lower middle class family from Bihar has always aspired to be a doctor. Considered one of the sharpest student in school, was devastated to learn that her rank is not enough to get into any good government college despite scoring 605 in her exam. ठीक है, ये नीट स्कैम के बारे में बात हो रहा है। And a private college is something which not even her extended family can afford. मतलब जो हम लोग नहीं कहते कि तुम्हारा खानदान भी नहीं अफोर्ड कर पाएगा, वो चीज है कि नॉट इवन एक्सटेंडेड फैमिली कैन अफोर्ड। तो ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, कि वो लड़की है, डॉक्टर बनना चाहती है, 605 मार्क्स लाई, फिर भी नहीं बन पाई स्कैम की वजह से। ठीक है, और यहाँ पे नाउ शी इज इन, यहाँ पे इन होगा, डिलेमा वेदर टू स्पेंड 1 more year for exam, नॉट सर्टेन ऑफ वेदर हर हार्ड वर्क विल
bear any fruit or leave her life biggest dream behind. Like Sudha, there are thousands of aspirants who are in same state of devastation. ठीक है, तो इस तरह से सोसाइटी के कंटेक्स्ट में स्पेसिफिकली अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आप एनेक्डोट से क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, एंड दिस इज द ओनली वे. लेकिन ये सारी चीजों में ना आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. इस तरह से मैंने अपने एसेज लिखे थे. एक चीज ध्यान देना कि मैंने कहीं पे अंडरलाइन नहीं किया. आप जब ऐसे लिखना तो कोशिश करना अंडरलाइन करने का. मुझे बाद में बहुत बार ये चीज समझाया भी गया था कि जब भी आप ऐसे लिख रहे हो हर बार एक कमेंट रहता था कि अंडरलाइन करिए, अंडरलाइन करिए. अंडरलाइन करने का, हाँ, ये जो है आर्ग्यूमेंट लिखना. देखो एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट्स कितने कंसाइजली लिखे हैं, और यहाँ पे सबसे पहला कमेंट आता था सब हेडिंग लिखो फिर कंटेंट लिखो, ताकि सब हेडिंग पे पहला एम्फेसिस जाए फिर वो कंटेंट पे दूसरा एम्फेसिस जाए. तो बाद में मैंने सब हेडिंग लिखना स्टार्ट कर दिया था. बट बिफोर दैट एक और चीज नोटिस करना कि जितने भी पॉइंट्स है ना वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. कंसाइज पॉइंट लिखे गए, टू द कंटेक्स्ट पॉइंट लिखे गए, एक्स्ट्रा डिटेल डालने की जरूरत नहीं है. बट यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में मेरे साथ क्या इशू है, पहला चीज सब हेडिंग नहीं और दूसरा चीज की कहीं भी एग्जाम्पल नहीं. ठीक है, डेटा तो खैर डोंट एक्सपेक्ट मी इफ आई एम राइटिंग एनी आंसर कि मैं बहुत ज्यादा डेटा लिखूंगी. ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी डेटा नहीं है. लेकिन हाँ, एक्सप्लेन कैसे किया गया, ये वीडियो गेम्स वाला क्वेश्चन था कि इट इंक्रीजेस क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ प्लेयर्स. प्लेइंग गेम्स इन ग्रुप्स हेल्प्स देम with better social interaction ability, provide them space and break from daily monotonous life, makes them technology friendly. Friendly games and interactions help in personality development. To the context, एकदम small points है. अब सब हेडिंग लिखना, उसके बाद एकदम टू द कंटेक्स्ट पॉइंट लिखना. एक दो एग्जाम्पल अगर चाहो तो दे सकते हो. ठीक है, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में भी कंसाइज पॉइंट्स लिखे गए हैं. देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ओवर इन्वॉल्वमेंट विद गेम समटाइम्स हैम्पर द प्लेयर्स, leading them to take wrong steps. Example, suicide attempts by players of game Blue Whale. ठीक है, उस टाइम पे ब्लू व्हेल 1-2 साल पहले बहुत ज्यादा न्यूज में था. मैंने ऐसे करके बस एग्जाम्पल दे दी. इसी तरह का पॉइंट्स लिखना. ठीक है, बस यहाँ पे कोशिश करना सब हेडिंग डालने का. ठीक है, आपको यहाँ पे हर जगह पे स्टडी फंडा डिफेंस दिख भी रहा होगा. पहले ऐसे ही कॉपीज आती थी स्टडी फंडा की, जो ये मार्जिन वाली कॉपीज रहती थी जिसमें हमें टेस्ट लिख के जमा करना रहता था. अभी तो थोड़ा सा चेंज आया है. पहले ऐसी कॉपीज आती थी, आपको हर जगह पे स्टडी फंडा डिफेंस ऊपर नीचे हर जगह आपको दिखेगा, ये दिखेगा. फिर कंक्लूजन ऑल्दो प्लेइंग वीडियो गेम्स एज हैबिट और इवन एज करियर ऑप्शन इज एक्सेप्टेबल, बट मोर इन्वॉल्वमेंट and excessive use of these can degrade the cognitive ability of individual instead of improving it. ठीक है, concise content, balanced conclusion, यही चीज है. ठीक है, ये अनदर आर्ग्यूमेंट था हमारा. देखो इसमें मैंने अंडरलाइन किया है. ठीक है, ये एआई को लेके था. हाँ, रिपोर्ट में अभी भी मैं बताती हूँ कि हेडिंग लिखिएगा. अब उसके बाद यहाँ पे नेम एबीसी. अब ये जो प्लेस है ना, ये प्लेस का नाम मत लिखना. और प्लेस का नाम इसलिए मत लिखना क्योंकि यूपीएससी ने नोटिफिकेशन दे दिया है कि भाई प्लेस का नाम मत लिखिए. तो प्लेस की जगह एबीसी XYZ ये सब आप लिख सकते हो. ठीक है, और यहाँ पे स्पर ड्यू टू लीक ऑफ एग्जाम पेपर्स था, क्वेश्चन ही था एग्जाम लीक पे. और मैंने यहाँ पे लिखा है कि रिसेंटली आउटरीच इमर्ज अक्रॉस कंट्रीज व्हेन इट वाज एक्सेप्टेड द लीक ऑफ नीट यूजी पेपर बाय एनटीए. This event coupled with past news of prominent exams like CSSC CGL of Jharkhand, RO exam of UP and many, some of which were accepted and rest were denied due to lack of proof, has created discontent among candidates and common public. ठीक है, ये हो गया मेरा रिपोर्ट लिखने का स्टाइल कि मैंने रिपोर्ट में किसी एक स्पेसिफिक इवेंट पे एम्फेसिस डाल दिया. अगर मुझे याद है तो मैंने जो कोई भी एक स्पेसिफिक इवेंट को मैंने मेजर इवेंट बना के डाला और बाकी जो इवेंट था उसको मैंने माइनर इवेंट बना के सेकंड पैराग्राफ में डाला, कॉम्प्लीमेंट किया. ठीक है, फिर उसके बाद एज पर न्यूज सोर्सेस. ठीक है, डायरेक्ट मत लिखना. डायरेक्ट अपना ओपिनियन, जैसे आर्ग्यूमेंट में ऐसे में हम लोग डायरेक्ट कॉजेस फैक्ट पे लिखते हैं ना, वैसे मत लिखना. एक्सपर्ट ओपिनियन, न्यूज सोर्सेस, मतलब सामने वाले ने ये बोला, मैं बस उसे रिपोर्ट कर रही हूँ. ठीक है, इसलिए एज पर न्यूज सोर्सेज, एज पर प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन, एज पर एक्सपर्ट्स, ऐसे करके लिखना कि गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अनरिलायबल कंपनीज, corruption, malfunction and lack of scrutiny in exam centers have been major causes of paper leaks.
Such incidents not only hamper faith of people over institution but also lowers morality of candidate who are doing genuine hard work and rely on government exams to change their future. ठीक है, तो जब मैंने ऐसे लिखा है ना तब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये रिपोर्ट का लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं काम की गई, एक्सेस डिटेलिंग में नहीं काम की गई, बस एक इवेंट हुआ है मैंने उसको बता दिया, एंड दिस इज द रिपोर्ट लैंग्वेज वी यूज इन रिपोर्ट। और सोर्स में मैंने एक में न्यूज़पेपर और दूसरे में रीसेंट लोकसभा डिबेट लिखा है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि एज फार एज आई रिमेम्बर जब लास्ट ईयर जब लोकसभा सेशन स्टार्ट हुआ था ना, उसी टाइम अपोजिशन ने ये सारे स्कैम्स और पेपर लीक्स ये सब के बारे में मेंशन किया था और पूरा का पूरा एक डिबेट चला था। तो मैंने क्या लिख दिया कि सोर्स में न्यूज़पेपर रीसेंट लोकसभा डिबेट। ठीक है, न्यूज़पेपर स्पेसिफाई नहीं किया क्योंकि फिर वो हो जाएगा कि कौन सा न्यूज़पेपर है, अगर वो कोई ऐसा न्यूज़पेपर है जो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तरफ बायस्ड है तो सिंपली न्यूज़पेपर। आप क्या करना, न्यूज़पेपर नहीं लिखना चाहो पीआईबी लिख देना, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लिख देना, कोई मिनिस्ट्री लिख देना, कोई प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन जैसे नीति आयोग ये सब लिख देना। ठीक है, इस तरह से। अनदर रिपोर्ट 18th लोकसभा का है, इसमें भी कहीं 542 सीट्स ऑफ लोकसभा, मैंने बस ये लिखा है डेटा के नाम पे, बस ये लिखा है, बट आर्टिकुलेशन पे काम किया है। ठीक है, यहाँ पे आरजेडी विद, जैसे ये पैराग्राफ देखो, विद आर लास्ट पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी टेकिंग ओथ फॉर हिज थर्ड टर्म एज प्राइम मिनिस्टर, द एनडीए हैज टेकन द कमांड ऑफ रूलिंग पार्टी विद कोलिशन विद आरजेडी एंड अदर, एंड द इंडिया अलायंस नाउ सिट्स इन अपोजिशन विथ मिस्टर राहुल गांधी सर्विंग एज द लीडर ऑफ अपोजिशन। क्या इसमें डेटा है? मैंने तो इलेक्शन में स्पेसिफिक भी नहीं, मैंने अच्छा इसमें लोकसभा में मैंने ये भी नहीं बताया कि वोटर टर्न आउट किया था, कब से स्टार्ट हुआ, कितना सेशन चला, मतलब कब से सेशन चला, वोट किस दिन लिया गया था, किस दिन रिजल्ट अनाउंस हुआ, कुछ भी नहीं बताया है। मैंने बस रिपोर्ट कर दिया है, मैंने बस जो इवेंट मुझे याद थे बस उसे आर्टिकुलेट किया, रिपोर्ट कर दिया। कैसे कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई 2024। यही मैं बोलती हूँ कि अगर डेट नहीं पता है कि एग्जैक्ट किस दिन से इलेक्शन स्टार्ट हुआ या एग्जैक्ट किस दिन क्या हुआ, ऐसे लिखो कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई 2024 द जनरल इलेक्शंस वर कंडक्टेड फॉर 542 सीट्स इन लोकसभा इन 7 phases, रिजल्ट ऑफ विच वर अनाउंस्ड ऑन 4 जून 2024। एंड और ये 4 जून भी इसलिए याद है क्योंकि 5 जून को मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड का बर्थडे है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि शायद ये कोइंसिडेंस है, या फिर आप बोलोगे कि जो भी चीज है, बट कंटेंट नहीं है, स्पेसिफिक कंटेंट जिसके पीछे आप लोग भाग रहे हो ना, नहीं है। टॉपिक देखो, एक्सपेक्टेड टॉपिक देखो, समझो, लिखो, आर्टिकुलेशन पे काम करो, प्रेजेंटेशन पे काम करो, राइटिंग थोड़ी नीट रखनी है। ठीक है, राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी नहीं रखनी है, सामने वालों को एटलीस्ट वो एज दो कि हाँ खूबसूरत चीजों को तो एटलीस्ट वो पढ़ ले। ठीक है, तो इस तरह से। एंड नाउ एज पर द रिजल्ट एनडीए अलायंस विच हैज प्रूव्ड मेजॉरिटी इन लोअर हाउस हैज कम टू पावर। और फिर मैंने दोनों पार्टीज के बीच में अपोजिशन में कौन है और इसमें कौन है मैंने बेसिक सा डिटेल दे दिया है। ठीक है, फिर सिंस नो पार्टी वाज सक्सेसफुल इन गेनिंग द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सिंगल हैंडेडली एंड स्ट्रॉन्ग अपोजिशन विद सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सीट, इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस लोकसभा टर्म विल हैव मोर प्रोडक्टिव डिस्कशंस एंड डिबेट। जो इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, कि एक सिंगल पार्टी आती है तो प्रॉपर डिस्कशन डिबेट ये सब नहीं हो पाता है, सब प्रोसीड्यूर को स्किप किया जाता है, वो सब मैंने लिख दिया। कंसर्न्स एज रेज्ड बाय एक्सपर्ट लाई ऑन द academic background, criminal background and massive fortune of the MPs elected, which is somewhere against the ethical nature of democratic setup। अब वही है ना, criminalization of politics, funding, पैसा, rich people in politics, ये सब है, बट रिपोर्ट के लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, कि as per concerns as raised by experts, मैंने कुछ नहीं बोला है, एक्सपर्ट्स ने बोला है। इस लोकसभा सेशन जब स्टार्ट हुआ, ये जो लोकसभा है इस पे एक्सपोर्ट्स का ये कंसर्न है, मेरा कुछ नहीं कंसर्न है। एंड रिपोर्ट में मैं यही रिपोर्ट करी हूँ कि एक्सपोर्ट्स ने ये कंसर्न दिखा है। कौन एक्सपर्ट? जो इवैल्यूएटर है वो जाके देखते रहे, बट किसी ना किसी एक्सपर्ट ने तो बोला होगा ना, बात तो सारी सही है, किसी ना किसी एक्सपर्ट तो बोला होगा ना, दिस इज द ब्लफिंग। ठीक है, दिस इज द आर्ट ऑफ ब्लफिंग। प्रॉपर मैं बोलती हूँ रिपोर्ट में ब्लफ करके आना। रिपोर्ट में डू नथिंग अदर देन ब्लफिंग इफ यू डोंट नो द कंटेंट, यही है। ठीक है, मोर ओवर लेस नंबर ऑफ यूथ recent controversies with MPs have also raised question। अब ये लेस नंबर ऑफ यूथ, ये वाला पार्ट में शायद थोड़ा डिबेट हो सकता है। सोर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट डेटा। कौन सा गवर्नमेंट डेटा? नहीं याद आ रहा था, गवर्नमेंट डेटा खत्म, कितना ही मार्क्स काटेगा, आधा मार्क्स। ठीक है, यही तरीका होता है। ठीक है,
यही तरीका होता है। कंटेंट अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, जो कंटेंट आप प्रोवाइड करा रहे हो उस पर कॉन्फिडेंस रखिए। ये प्रेसी था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वो पेज रहता तो यहाँ पे आपको स्टडी फंडा क्लियरली दिखता, ऊपर में स्टडी फंडा। तो प्रेसी, मैं प्रेसी वाले बॉक्स पे ही प्रैक्टिस करती थी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने बिना प्रेसी वाले बॉक्स के प्रैक्टिस की है। मैंने जो स्टडी फंडा में जो टेस्ट में ही जो प्रेसी वाला पेज मिला था ना, मैंने उसे ही प्रिंट करा लिया था। बाद में पता चला था कि यूपीएससी का सैम्पल पेपर भी यूपीएससी अपने वेबसाइट पे रखता है सीएपीएफ का, तो आप वहां से भी प्रिंट करा सकते हो। तो सैम्पल पेपर को भी आप प्रिंट करा सकते हो। एक और चीज में मुझे यहाँ पे ये चीज कहना है, पहला चीज तो ये कि जैसे आप प्रेजेंटेट लिख दिए, अब ये ION लिखना है तो इसको ना इस बॉक्स से बाहर मत भेजना, इसका यहाँ पे लिखना, डैश देके ION लिखना। एक और चीज, यहाँ पे देखो मैंने कुछ O या A जैसा लिख रहा था, बट उसे मैंने काट दिया है, ठीक है। तो वो काट के मैंने ये बॉक्स छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है फिर काटा है और फिर मैंने यहाँ पे वो वर्ड को दोबारा लिखा है, नहीं, मैंने यहाँ पे काटा है, ये बॉक्स को छोड़ा है कि ठीक है एक ही बॉक्स मेरा बर्बाद हुआ, और मैंने दूसरे बॉक्स में प्रॉपरली एंड नीटली लिखा है। पूरा आंसर में आपको ये चीज देखिएगा ना कि प्रेजेंटेशन एटलीस्ट नीट है, कहीं पे हॉच पॉच नहीं हो रहा। प्रेसी में ग्रामर में प्रेजेंटेशन में एम्फेसिस डाला जाता है। जो 100% कंटेंट आप कभी भी प्रेसी में नहीं लिख सकते हो। 30% कंटेंट रैंडम हो गया, हटाना होगा। 20-30% ऐसे होंगे जो आप लिख ही नहीं पाओगे, शायद भूल जाओगे, शायद आपको कंटेंट इंक्लूड नहीं करने आए। प्रेसी में ध्यान दीजिएगा किस पे, प्रेजेंटेशन पे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं हो उस पे। जो नॉर्म्स होते हैं प्रेसी के कि 1/3 तो लगभग 1/3 ही जाना चाहिए, ठीक है, इन सारी चीजों पे ध्यान दीजिएगा। ये कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी मैंने एक चीज किया है कि मैंने कहीं भी अंडरलाइन नहीं किया है, अंडरलाइन करिएगा, ठीक है। कुछ कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस जिसको आप पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हो ना, तो कोशिश करना कि 1-2 आंसर पॉइंट फॉर्म में भी लिख दो, ताकि मोनोटोनस नहीं लगे आपको। देखो यहाँ पे ना मोनोटोनस लग रहा है और अंडरलाइन नहीं किया ना, इसलिए और दिक्कत हो रही है। अगर यहीं पे मैंने लार्ज स्केल और फिर उसके बाद पीपल वल्नरेबल टू एपिडेमिक डिजीज, ठीक है, और फिर टॉक्सिक एलिमेंट, इस तरह से अगर मैंने अंडरलाइन किया रहता ना, तो शायद आपको पढ़ने में ज्यादा कन्वीनियंट होता, लेकिन अंडरलाइन नहीं किया इसलिए आपको भी दिक्कत हो रही है। तो इवैल्यूएटर भी कहीं ना कहीं इस चीज का हिसाब लेगा और मार्क्स काट देगा। ग्रामर उस टाइम तक मेरे प्रिपेयर्ड नहीं थे। हाँ, आप लोग ये चीज पूछ सकते हो कि मैम ग्रामर कैसे प्रिपेयर किए थे, बिकॉज स्टार्टिंग का टेस्ट था मेरा और ग्रामर मेरी तैयारी थी नहीं, तो ग्रामर कैसे प्रिपेयर किए थे देखो मैं बताती हूँ। पहली चीज तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने बताया, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते कैसे। अब मैं फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन, क्वेश्चन इज, एक्सपेक्टेड टॉपिक से उठाते हैं। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन इन इंडिया। एक्सपेक्टेड टॉपिक में एक टॉपिक है ग्राउंड वाटर पोल्यूशन इन इंडिया। अब देखो होता क्या है ना कि ग्राउंड वाटर पोल्यूशन के बारे में ना तो सबको पता है, ठीक है, तो ये टॉपिक है। अब सीन ऐसा होता है ना कि टॉपिक देख के आपको लग रहा होगा कंटेंट पता है, जब लिखने जाओगे तब समझ में नहीं आएगा कि पहले क्या लिखे, बाद में क्या लिखे, कैसे लिखे, क्या लिखे। इन जनरल आप कहीं भी दुनिया की किसी भी कोने का एक्सपेक्टेड टॉपिक्स उठा लो, कहीं किसी भी एग्जाम को उठा लो, टॉपिक ऐसे ही रहेंगे, बहुत बेसिक से टॉपिक रहते हैं। मेन इशू होता है इन्हें आर्टिकुलेट करना, इन्हें प्रेजेंट करना, इसलिए मैं बोलती हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। नाउ अब आपको ये टॉपिक दिया है, आपको करना है ब्रेनस्टॉर्मिंग। कैसे करोगे मैं बता रही हूँ कैसे करोगे। मैं क्या करूंगी कि मैं 5-6 पैराग्राफ, मैंने हमेशा बोला 6 पैराग्राफ का लॉजिक रखो, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया 7 पैराग्राफ कर दो, लेकिन 6 पैराग्राफ का लॉजिक में काम करो। अब 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट पैराग्राफ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन इंडिया, ये 3 चीज है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इंडिया का पॉपुलेशन, ठीक है। अब इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में बात करूंगी, उसके नीड, ठीक है। अब नीड के बाद मैंने बोल दिया डेली और इंडस्ट्री दोनों के लिए, उसके लिए मैं बोलूंगी ग्राउंड वाटर इंपॉर्टेंट है, बट एक तो हमारे पास ग्राउंड वाटर कम है और दूसरा कि पोल्यूशन, ठीक है, दूसरा पोल्यूशन, और पोल्यूशन से चीजें और वर्स हो रही है। अब इंट्रोडक्शन में मुझे बस ये कंटेंट डालना है। सेकेंड पैराग्राफ में मैं लिखूंगी कॉजेस लिखते हैं, कॉजेस, क्योंकि ग्राउंड वाटर जब भी ऐसे नेगेटिव चीजें होंगी, ग्राउंड वाटर
कॉजेज ऑफ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, सबसे पहले मैं नेचुरल कॉजेज लिखूंगी जिसमें आर्सेनिक ये सब रहेगा। उसके बाद में मैन मेड कॉजेज लिखूंगी जिसमें डिस्चार्ज, ठीक है, जो एग्रीकल्चर लैंड से जो पोल्यूशन होता है वो। फिर उसके बाद माइनिंग, ये इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है, ठीक है, माइनिंग, ये सब सबके बारे में मैंने लिख दिया, कॉमा कॉमा करके लिख दिया। थोड़ा सा आर्टिकुलेशन में मैं ज्यादा काम करूंगी बिकॉज अभी मैंने कुछ रिवाइज किया नहीं है, मुझे डेटा याद नहीं है, आर्टिकुलेशन फ्लो में काम करना है, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में मैं लिखूंगी इम्पैक्ट। पर हाँ, एक बात है कि ग्राउंड वाटर पोल्यूशन इन इंडिया, अब इसका इम्पैक्ट तो ज्यादा होगा, ठीक है, इम्पैक्ट अलग अलग बहुत ज्यादा होगा। ये मैं ये काम कर सकती हूँ कि मैं जो कॉजेज को अलग अलग तरीके से डाल सकती हूँ कि मुझे अलग रीजन में अलग कॉजेज, मतलब कॉजेज पे मैं 2 पैराग्राफ डेडिकेट कर सकती हूँ। बट द थिंग इज इफ आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, ठीक है, मेरे को पता है ना कि मुझे ज्यादा नहीं आ रहा है, मैं सामने वाले को क्यों बताऊँ कि मुझे ज्यादा नहीं आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। मैं इम्पैक्ट पे फोकस करूँ। इम्पैक्ट में सबसे पहले यहाँ पे पूरे के पूरे ह्यूमंस के इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, उनका हेल्थ, यूज, ये सब के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अलग अलग डिजीज का नाम लिख देंगे जो भी ग्राउंड वाटर पोल्यूशन से हो रहा है। अब इम्पैक्ट के जस्ट बाद आता है, इसी में इम्पैक्ट का ही मैं पैराग्राफ बात करूंगी और इन्वायरमेंट के पे इम्पैक्ट के बारे में बात करूंगी, ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा फ्लोरा, फौना एंड ओवरऑल एनवायरमेंट। और इसमें मैं ये लिख दूंगी कि इंडिया जितना बड़ा है उतना ज्यादा मास लेवल पे वो पोल्यूशन कर रहा है, और स्पेशली ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, जिसको प्योरीफाई करना, जिसको फिल्टर करना कहीं ना कहीं हमारे टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा बियॉन्ड है, हमारे हाथ से बहुत ज्यादा बाहर है। तो अब उसके बाद आता है फिफ्थ पैराग्राफ में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। सॉल्यूशंस में 2 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, एक जो सरकार ने अभी तक लिए है, ठीक है, एक जो सरकार ने अभी तक लिए है, और दूसरा जो मैं अपना वे फॉरवर्ड बताऊंगी, ठीक है। बट द कंसर्न इज कि मुझे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अगर याद नहीं आ रहे तो मैं लिखूंगी कि ऑल्दो गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी स्टेप्स इन दिस रिगार्ड बट स्टिल द इशू कंटिन्यूज, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक फर्दर मोर अदर स्टेप्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, जिसमें माइनिंग रेगुलेशन, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, एग्रीकल्चर से जो वो ये पेस्टिसाइड्स, ये सबका जो सीपेज हो रहा है, फिर उसके बाद जितने भी प्रॉब्लम्स मैं लिख सकती हूँ मैं लिखूंगी। या फिर मैं ऐसा लिख दूंगी कि एक्सपर्ट्स ने एम्फेसिस डाला है कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव अभी तक इनफ नहीं आए हैं स्पेसिफिकली इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, ठीक है। ऑल्दो हम लोग बाकी पोल्यूशन को डील कर सकते हैं लेकिन स्पेसिफिकली इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, तो इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लाने की जरूरत है जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूड करेंगे। सो मैंने एम्फेसाइज आर्टिकल पे किया है। मैंने फिर से बोला कि ये टॉपिक मैंने बहुत रैंडमली सिलेक्ट किया था, आपको भी दिख रहा है कि मुझे इस पर कोई भी स्पेसिफिक कंटेंट अभी याद नहीं आ, सिंपल लैक ऑफ रिविजन, अभी मैं उतना रिविजन कर नहीं पा रही हूँ, टॉपिक वाइज मैं कर नहीं पा रही हूँ, जब करूंगी हाँ 10 चीजें और याद आ जाएंगी। नहीं आ रहा तो मैंने आर्टिकुलेशन पे काम किया, मैंने अलग अलग डायमेंशंस कवर किए, गवर्नमेंट वे फॉरवर्ड, इसमें मैंने चीजें बता दी कि आप ये चीजें करो। उसके बाद कंक्लूजन में थोड़ा सा और फैंसी वर्ड कि सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पानी और हवा होता है, ठीक है। और अनटिल अनलेस हम लोग ग्राउंड वाटर को नहीं बचाएंगे, या ऐसे करके कुछ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कि ग्राउंड वाटर को नहीं बचाएंगे, व्हाटसोएवर कनेक्ट करके अल्टीमेटली आंसर ग्राउंड वाटर पे ले आना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में ही अगर मुझे कुछ कोट याद है तो मैं लिख दूंगी, ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिखूंगी कि सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हवा, पानी, फूड रहता है, और सबका कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स ग्राउंड वाटर से होता है, स्पेशली जो खाना बनता है, जो भी प्लांट्स है, फ्लोरा, फौना, ठीक है। या फिर मैं इससे बेटर होगा कि मैं क्या काम करूंगी, मैं काम करूंगी इंडिया के कंटेक्स्ट में, कि इंडिया में जल, जंगल, जमीन, हर इस पे हमेशा से फोकस किया गया है, इसलिए जो भी ग्राउंड वाटर को लेके जो भी पोल्यूशन और बाकी इश्यूज हो रहे हैं, हमें उस पे प्रॉपरली फोकस करना होगा। क्योंकि अगर हमने वो नहीं किया तो एक तरफ
इंडियंस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाह रहे हैं उनको सस्टेनेबल की जगह अनसस्टेनेबल लाइफ जीना होगा, उसके साथ साथ जो हमारा इंडिया का रिच इन्वायरमेंट मतलब इकोलॉजिकल कल्चर है वो भी हैम्पर होगा। इस तरह से मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात को लिखा, थोड़ा सा फैंसी वर्ड्स किए, इंट्रोड्यूस किए, थोड़ा सा फाइन किया, अपने ऐसे को थोड़ा सा स्टाइल दिया, फैंसी बनाया, एंड मैंने पूरा का पूरा कंटेंट लिख दिया। नाउ अगेन इसमें फिर से डेटा यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के सबका जो ग्राउंड वाटर कंट्रोल बोर्ड है ये सबके बारे में लिख सकते हो। यहाँ पे नहीं यूज़ हुआ है, मैंने नहीं यूज़ किया। यही एक तरीका है, ठीक है, जिससे आप मतलब जिससे अब आप एक प्रॉपर आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर, ठीक है। जब हम लोग ग्रामर में आएंगे ना, तो ग्रामर में मैं क्या करती थी कि मैंने कोई बुक ये सब नहीं पढ़ी है ग्रामर को लेके, ठीक है। और ग्रामर ऐसा नहीं कि ना तो मेरा बहुत ज्यादा अच्छा था ना तो मेरा बहुत ज्यादा खराब था। मैं क्या करती थी, मैंने पीवाईक्यूज देखे, पीवाईक्यूज में टॉपिक्स देखे कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फॉर एग्जांपल एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, कोरिलेटिव कंजंक्शन, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन टैग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फॉर्म ऑफ वर्ब, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ऐसे मैंने क्वेश्चंस देखे। अब अगर मुझे ये इनमें से कोई चीज नहीं पता तो मैं एआई का यूज करती थी। अब वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप चैट जीपीटी, डीपसीक जिसका भी यूज करो। आप क्या करो कि आप इसे कमांड दो कि मेक 20 क्वेश्चंस ऑन कंपाउंड सेंटेंसेस, ठीक है, लाइक द वे इट इज आस्क्ड इन यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम। तो वो क्या करेगा ना कि आपको 20 क्वेश्चन के सेट प्रोवाइड करेगा। आप पढ़ो, अब उसका आंसर निकालो, फिर उसको बोलो प्रोवाइड आंसर्स। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया आप उसको स्पेसिफिकली बोलो एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3, और वो प्रॉपरली आपको एक एक्सप्लेनेशन देगा। और इस तरह से हर दिन टॉपिक्स जो है, टॉपिक एक एक दो टॉपिक उठाओ और उस पर रिवाइज करने लगो। मेरा ये पैटर्न रहता था, देखो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में इक्वली फोकस करना जरूरी है। तो मेरा ये पैटर्न रहता था कि मैं हर दिन 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा ग्रामर और 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ती थी। बाद में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था, मैं मैथ्स को आधा घंटा कर दिया था और मैंने ग्रामर को भी आधा घंटा कर दिया था, ठीक है, ताकि बाकी जो भी रिवीजन है, जो भी कंटेंट में बढ़ गया है, जो भी ज्यादा रिवाइज करना है तो मैं उधर फोकस कर लूँ। और ग्रामर और मैथमेटिक्स 10 दिन हार्डली लगते हैं अगर आप मेजर टॉपिक्स को कवर करोगे। ये सारे मेजर टॉपिक्स हैं तो इन सारे को कवर करने में 10 दिन 15 दिन हार्डली लगेंगे आपको, बस उसके बाद आपको बस रिवाइज करना है। तो इस तरह से मैं डेली बेसिस पे उसके साथ क्वेश्चन आंसर का गेम खेलती थी एआई के साथ, और मेरा पूरा रिवीजन इसी तरह से होता। तो जो भी नहीं समझ में आता था एक्सप्लेनेशन, ठीक है। टेस्ट सीरीज में भी बहुत सारी चीजें कवर हो जाती थी तो मैं टेस्ट सीरीज का भी यूज करती थी। अब इसमें ग्रामर में एक और चीज है फ्रेजेस, और एक है करेक्शन, जो सेंटेंस करेक्शन होता है। सेंटेंस करेक्शन के लिए अगेन सेम थिंग, एआई को बोलती थी कि 10 इनकरेक्ट सेंटेंसेस दो जिसमें मुझे कुछ ग्रामेटिकली करेक्ट करना है, फिर वो बनाता। तो मैं बोलती थी, स्पेसिफिकली बोलती थी जैसे सीएपीएफ के पैटर्न में पूछा गया वैसे दो। वो देता था मुझे, मैं उससे सॉल्व करती थी। ये गेम तब तक चलते रहता था जब तक मैं खा रही हूँ या कुछ भी रिवाइज कर रही हूँ या मन नहीं कर रहा है, तो गेम चल रहा है। और फ्रेजेस के लिए जितने भी 2015 के बाद से जितने भी फ्रेजेस आए हैं क्वेश्चन में, सबका लिस्ट बनाइए। पीवाईक्यू बुकलेट होगी आपके पास, ठीक है, कलेक्शन होगा, उससे लिस्ट बनाइए, सबको एक एक करके समझिए, मीनिंग निकालिए, समझिए और उसका कंटेंट तैयार करिए। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए सेंटेंस तैयार करेंगे। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है या गलत है, यूज एआई अगेन। और इस तरह से टॉपिक बेस्ड, मतलब हर साल क्वेश्चंस देखा कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सबको प्रैक्टिस किया और इस तरह से मैंने तैयार किया था। तो दिस इज द वे आई गॉट 106 मार्क्स दिस टाइम। आई रियली एक्सपेक्ट कि जो हाईएस्ट मार्क्स रहेगा वो कहीं ना कहीं आप लोग बढ़ाओ, ठीक है, जितना हो सकता है उतना बढ़ाओ, कट ऑफ को एकदम पार कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कभी मिलेंगे तो हम लोग पेपर 1 के बारे में बात करेंगे। जब आपका ये दोनों हो जाएगा तो हम लोग कभी ना कभी फिजिकल में, मेडिकल में क्या करना है क्या नहीं करना, वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। बट अभी इन दोनों पेपर पे फोकस कीजिए, ठीक है, ट्राई योर बेस्ट। एक्स्ट्रा माइल आप ही को कवर करना होगा, हमारे साइड से सिर्फ आपको सपोर्ट मिलेंगे। एक्स्ट्रा माइल आप ही कवर कीजिए, टेस्ट सीरीज लिखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। जितना एक्सपेक्टेड टॉपिक्स का कलेक्शन है बहुत ही मुश्किल से बनाया हुआ है, साल भर का जितना भी कंटेंट, जो भी पॉसिबल कंटेंट है सबको इंक्लूड करके बनाया हुआ है, तो उसको देखिए। वी आर हेयर फॉर यू, ठीक है, एज अ सीनियर, एज अ गाइड, एज अ मेंटोर, एज अ टीचर ऑफ कोर्स। तो वी आर हेयर फॉर यू, यू कैन कम टू अस व्हेन एवर यू वांट, ठीक है। बट मार्क्स लाइए, रैंक लाइए, अच्छे रैंक लाइए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।